सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे प्रिय छात्रों, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। जितने छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार जी स्वीटी जी और वैष्णवी सिंह जी, पूजा पांडे जी, प्रियंका जी, प्रीति कुमारी जी, गरिमा सिंह जी, पूजा बनी त्रिपाठी जी, अर्चना शर्मा जी और जो भी छात्र हमसे जुड़े, सुरेंद्र कुमार जी और आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, सुरेंद्र अधिकारी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। जितने छात्र हैं सभी का स्वागतम। मम कक्षायाम अस्तु। जितने छात्र हैं आज हम लोग हिंदी पर चर्चा करेंगे। हिंदी देखिए जी, थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है आपके लिए, चूंकि आप लोगों की लगातार आपकी क्वेरी थी कि नहीं सर हिंदी की एक मैराथन कराइए, हिंदी के बारे में कुछ बताइए। तो हमसे जो बंद पड़ा है इसका मूल्यांकन आप करोगे कि कैसी क्लास आपको लगेगी। एक छोटा सा प्रयास है हिंदी के लिए भी, आपके लिए थोड़ा सा कि देखते हैं क्या होता है ना जी। चलिए, ये हमारे लिए मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका टेट और सुपर टेट के लिए आपके जो बैचेस हैं वो 20 अगस्त के बाद से स्टार्ट हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत के लिए, ठीक है। सी टेट की रिवीजन क्लास शुरू, ये नंबर है आपका जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर हम आपको पीडीएफ और नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके लिए वेरी यूजफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ज्वाइन करें ना करें, विजिट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखिए, है तो आपके लिए अभी हम जो मैटर है कुछ मैं निकाल के लाया हूं, जो भी आपको बार बार प्रश्नों में मिलते हैं, आपके जो भी ऑनलाइन मोड के या ऑफलाइन मोड के जो पेपर हुए हैं वहां पर आपको ये बार बार कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मिलते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वाला काम होगा। लेकिन हम उसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले देखिए जी, भाषा कौशल, और हम इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली टाइप नहीं है, लेकिन मैं आपको मौखिक रूप से कुछ चीजें जो भाषा कौशल से संबंधित हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन भी है आप सबके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सेशन को थोड़ा बढ़ाते रहेंगे जी। जहां भी जुड़े हैं, जैसे जुड़े हैं, एक संबल देंगे, एक हौसला देंगे, तो हिंदी के लिए आप बेहतर कार्य हम आपके लिए करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, आ जाओ, लाइव आ जाओ सभी। जितने छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। और भाषा कौशल होते कितने हैं, मुख्य रूप से इनके प्रकार कितने होते हैं मेरे प्रिय छात्रों? कहोगे भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। देखो, आपका संबल बहुत जरूरी है, आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है छात्रों। कहते हैं पहला होता है पढ़ना। हम हिंदी की बात करें, अभी यही संस्कृत होता तो पठनम हो जाता। हालांकि मैंने अगर हमारा संस्कृत का टैग वर्ड आपने देखा है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं हिंदी के भी। पढ़ना, ठीक है जी। फिर कहते हैं दूसरा LSRW की थ्योरी है, LSRW, ठीक है जी। स्पीकिंग मतलब पढ़ना, पहले लिसनिंग होगा, पहले सुनना होगा, पहले सुनोगे ना जी, सुनना, ठीक है जी। बोलना, फिर कहते हैं तीसरा पढ़ना, और अंतिम है लिखना। ये 4 कौशल हम लोग जानते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। अगर कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से इसको जानता होगा। लेकिन यहां 4 और अक्सर आपके जो प्रश्न बनते हैं भाई, किसी भी क्लासरूम में जो शिक्षण होता है इन्हीं 4 के अंतर्गत तो होता है। कोई बोलेगा, कोई सुनेगा, कोई पढ़ेगा, कोई लिखेगा, इन्हीं में अंतः क्रिया चलती रहती है कि नहीं है। तो जो आपका प्रश्न पत्र बनता है इसी के इर्द गिर्द रहता है, इसी 4 कौशलों के, ठीक है जी। तो आइए इन पर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो सुन, इसमें अब इन 4 कौशलों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं जी? तो कहोगे 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? तो कहेंगे मेरे प्रिय छात्रों, पहला है सबसे पहला वाला,
क्या है जी? तो कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। कौन सा? ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है जी। दूसरा है उत्पादात्मक कौशल। कौन सा है जी? उत्पादात्मक कौशल। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल भी बोलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में जब पूछता है, कोई पठन की एक शिक्षिका है वह पढ़ा रही है, हाँ, या छात्र जो है पाठ को अच्छी तरीके से वह पढ़ रहा है, उसके पठन और पढ़ने के बाद वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो बताओ वह किस कौशल से संबंधित है? तो भैया अगर विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है तो वह उत्पादात्मक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है जी, आइए बढ़ते रहो, चलते रहो मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन कौन से कौशल शामिल हैं उसको हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए जी, ग्रहणात्मक में दो कौशल हैं। पहला है आपका जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं, जैसे आप जब कुछ सुनते हो, पहले है सुनना। जैसे आप इस समय सुन रहे हो तो हमारे अपने शिक्षक के अपने गुरु के विचारों को आप उस समय ग्रहण, एक क्लासरूम की, चूंकि शिक्षण की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हो, तो क्लासरूम में जो भी पाठ्य वस्तु का शिक्षण कर रहा है आपका शिक्षक, आप उसको ग्रहण करते हो। या आप कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो, उस पढ़ने के दौरान उस पाठ्य वस्तु के अर्थ को ग्रहण करते हुए, उस पाठ्य वस्तु के अर्थ का बोध करते हुए आप पठन कार्य करते हैं। और इसीलिए जब भी कभी पढ़ने की बात की जाए, सुनने की बात की जाए, कहां पर? क्लासरूम में, तो उसमें अर्थ ग्रहण के साथ सुनना, अर्थ ग्रहण करने के साथ पढ़ना, अवबोध के साथ सुनना, अवबोध के साथ पढ़ना, ऐसा सही होता है। ठीक है जी, तो यह है दूसरा, पढ़ना। ये दोनों कौशल ग्रहणात्मक हैं। उत्पादात्मक की बात करते हैं तो आपका बोलना और लिखना। जैसे आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो एक तो आप बोलकर करते हो, हाँ, बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बोलकर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहे हैं। तो ये क्या है? मैं आपको अभिव्यक्ति, कुछ उत्पादन हो रहा है हमारे भीतर से ना, कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो बोलना। दूसरा क्या है? जब आप कुछ लिखते हो, जैसे मैं देखो ये लिख रहा हूं, लिखना। लिख करके हम, हो सकता है हम ना बोले, लेकिन लिख करके हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपके सामने कर देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये अभी आपका हम परिचय करा रहे हैं। आगे बहुत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में एकदम डिक्टो पूछे जाते हैं और आप उसका मतलब नहीं समझते हैं। ठीक है जी, तो मैराथन का मतलब केवल यही नहीं हुआ, चूंकि आपका परिचय सीटेट में सबसे ज्यादा आपका परिचय शब्दों से होना चाहिए, कि शब्द आप हमको क्या बता रहा है, उस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, सभी को नमस्कार है। थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाओ जी, जितने छात्र हैं निवेदन है सेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ध्यान दीजिएगा, ये हो गए आपके कौशल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यहां बनता है, क्या जो ये जो भाषा कौशल है, क्या क्रम में ही अर्जित करना आवश्यक है? तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि यह जरूरी नहीं कि हम भाषा कौशलों को एक क्रम में ही अर्जित करें, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक क्रम में ही सीखें, ऐसा नहीं जरूरी है। ठीक है, यह एक प्रश्न आया हुआ है हिंदी में, तब के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो सीधे सीधे आपको कुछ विशेष टिप्पणियों से आपका परिचय कराएंगे, उन विशेष टिप्पणियों से जो आपके यहां एग्जाम में पूछता है, और हम हो सकता है उसके साथ उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हों। तो थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा, और आपको यह बताना होगा कि चंद्रा सर को हिंदी भी पढ़ानी है। चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं जी। ठीक है, यहां पर कुछ परीक्षाएं होती हैं, मूल्यांकन होता है। हाँ, जैसे उपलब्धि परीक्षा क्या है, दक्षता, एग्जाम में आया हुआ है वट दक्षता परीक्षा। किसी की भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें हम उसकी किसकी परीक्षा कर रहे हैं? उसकी भाषा की दक्षता की परीक्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। उसमें ऑप्शन में ये भी है, उपलब्धि परीक्षा भी लिखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं उपलब्धि परीक्षा क्या होती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा,
समझ, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह अनुमान लगाना कि जो शिक्षण का कार्यक्रम है, जो शिक्षण कराया जाए, उससे शिक्षार्थी ने क्या सीखा, क्या उसकी उपलब्धि रही। कहते नहीं कि आपने इतना सारा कार्य किया, इसकी आपकी क्या उपलब्धियां हैं बताओ। तो ये एक भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया कोई विद्यार्थी, जो 4 कौशल होते हैं उसमें वह कहां तक निपुण हो पाया। ठीक है जी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशल में कितना प्रवीण हुआ है ना जी, किस स्तर तक, कहां तक सीख पाया, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। मतलब कहने का मतलब जो 4 कौशल हैं उसके विषय में कोई छात्र कितना निष्णात हो पाया, कितना सीख पाया, इसके लिए क्या करते हैं, अनुमान लगाना। ये क्या है, उपलब्धि परीक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। बस आप सबसे निवेदन है कि इस हिंदी वाली क्लास को भी अपनी क्लास समझकर प्लीज थोड़ा थोड़ा सेशन को जहां भी आप जुड़े हैं शेयर कर दें, लाइक कर दें, आपकी जिम्मेदारी है। फिर दूसरा है दक्षता परीक्षा। अब दक्षता परीक्षा क्या होती है, आइए देखिए। मैराथन ये कहीं कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी, तो हमें लगा कि हमको ये काम, क्वेश्चन तो सभी कराते हैं, क्वेश्चन को आपको वाईटी पे ढेर सारा मिल जाएगा, क्वेश्चन भी है ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रश्न भी लाया हूं आपके लिए। ठीक है, हाँ, दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशल उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। ठीक है, कितना स्तर है, ध्यान देना। इसमें जैसे कोई भाषा बालक सीख रहा है, उस भाषा को वह कितना बढ़िया सीख, उसमें कितना दक्ष हो पाया, उसका मूल्यांकन किया जाता है। पेपर में प्रश्न है कि किसी छात्र के भाषा का मूल्यांकन करते समय उसकी हम किस चीज की परीक्षा करते हैं, तो उसकी दक्षता परीक्षा करते हैं कि कितना वह उसको सीख पाया, किस स्तर तक वह उस भाषा को उसमें कितना प्रवीण हो पाया, वह जानकारी लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। अभिरुचि परीक्षा क्या होती है, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। मतलब उसका इंटरेस्ट, उसका झुकाव, किसी छात्र का झुकाव उसकी विषय वस्तु के प्रति कितना है, तो इसके लिए हम अभिरुचि परीक्षा का आयोजन करते हैं। या वह इंटरेस्ट ले भी रहा है अथवा नहीं ले रहा है, वो कहलाता है उसकी अभिरुचि। ठीक है, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। भाई उसकी जब यही तो पता लगाना, जब कि परीक्षा आगे जुड़ गया है, अभिरुचि तो हो गई ये वाला पार्ट, ठीक है, या कि वह सीखने के लिए उपयुक्त, वह उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन वह अथवा है कि नहीं है, इसके लिए परीक्षा का आयोजन करना। ठीक है, और अनुमान लगाना कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में की सफल हो पाएगा। जो हम अपेक्षा करते हैं, जिन विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर शिक्षक जो है शिक्षण कार्य कर रहा है, वह छात्र उसमें कहां तक सफल हो पाएगा। फिर इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक। देखिए जी, इसमें जो है लक्ष्य विषय मतलब जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा, तो अभिरुचि परीक्षा में यह आवश्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में आ सकती है कि आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का, जो लक्ष्य विषय है मतलब जो विशिष्ट उद्देश्य जिस जो पाठ आप पढ़ रहे हो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। समझे ना जी मेरे प्रिय छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो। जितने छात्र हैं भाई, सबसे निवेदन थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाइए, जिम्मेदारी आपकी है ना जी। आगे बढ़ते हैं। आपके यहां कई प्रश्न पूछा है, मैंने भी प्रैक्टिस कराया है, मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे। गहन पठन, सरसरी पठन है, हाँ, व्यापक पठन, साथ में आपका बहुत सारे विस्तृत पठन, इससे प्रश्न बनते हैं, बनते कि नहीं बनते। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है जी, आप लोगों के आदेशानुसार हम आपके लिए लाए हैं हिंदी की मैराथन, तो आपका प्यार, आपका दुलार निरंतर बना रहे पूरी क्लास में, है ना जी। बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है। जो आप बारीकी से पढ़ते हो, कहीं बड़ा बारीक नजर से पढ़ते हैं भैया, है तो उसको कहते हैं गहन पठन। कहीं लिखा हो बारीक पठन तो वह किससे संबंधित है, गहन पठन से। याद रखना, ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है सभी छात्रों। थैंक यू सुनीता जी। चलिए जी, बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ है किसी विषय वस्तु को गहराई से समझना। समझे ना जी,
हाँ भैया, जैसे कोई कविता पढ़ उतर गए उस कविता में पूरा एकदम, हाँ डूब गए कविता में, भाई क्या इसका भाव क्या है, इस कारण गहन पठन। ठीक है, जैसे अब विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती। जब भी कहे ये जो विशेष तथ्यों लिखा है, विशिष्ट तथ्यों विशेष तथ्यों को समझने के लिए एक शिक्षार्थी पठन कार्य कर रहा है, बताओ वह कौन सा पठन कर रहा है? गहन पठन कर रहा है, वह बारीकी से पठन कार्य कर रहा है। ये विशिष्ट तथ्य जहां आ जाए, कीवर्ड है, समझ लो कि वहां पर आपका गहन पठन या बारीक पठन वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत विषय के ज्ञान को आत्मसात किया जाता है, विषय के जो ज्ञान होता है उसका आत्मसात किया जाता है। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में, ये याद कि विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। ये वाली लाइन ध्यान देना, विशिष्ट तथ्यों या विशिष्ट सूचनाओं को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? गहन पठन या बारीक पठन। समझे ना जी? जैसे समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना। अरे भैया कहूं, एक को जो एलिजिबिलिटी इसमें योग्यता दी कहीं छूट ना जाए कि फॉर्म भरने में गलती हो जाए। ठीक है जी। अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना, यह प्रश्न भी आया है। अपने मोबाइल में अपने प्रिय मित्र का नंबर ढूंढ, बहुत सारे नंबर होते हैं आपके फोन में, लेकिन उसमें उनका ढूंढ रहे हो नंबर जिनसे आपको बात का, अपने प्रिय मित्र का। ठीक है जी। इसको कहां कहां गए? ये एस से है, एम से है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है ना जी। हो सकता है उस नाम के कोई और भी हो, तो अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना गहन पठन के अंतर्गत आता है। याद रखना, गहन पठन बारीक पठन एक ही होता है। ठीक है जी। मेरे प्रिय छात्रों, सभी से निवेदन है, शिवानी ठाकुर जी सभी का बहुत स्वागत है। सबसे निवेदन, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाएंगे सेशन को, आपके लिए बेहतरीन जो भी हमसे बन पड़ा है इसका निर्णय आप करोगे। अगर आपको प्लीज कर क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए। विस्तृत पठन, यहां से कई प्रश्न आए हैं विस्तृत पठन से। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की समझ प्राप्त करने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों, कथाओं को पढ़ता है। ठीक है जी। व्यापक पठन, या समझे ना, विस्तृत पठन में क्या होता है, जब भी कभी ये वाला शब्द आ जाए, अपनी रुचि की समझ प्राप्त करने के लिए पुस्तकों, समाचार, मतलब छात्र की जिसमें इंटरेस्ट खूब ज्यादा हो। जैसे आपको नॉवेल पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट हो, बड़ा अच्छा लगता, आपकी रुचि नॉवेल पढ़ने, आपको कविता पढ़ने में आपकी रुचि है, तो वह विस्तृत, उसको आप विस्तार से पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, है ना जी। वह विस्तृत पठन के अंतर्गत आता है मेरे प्रिय छात्रों। भाई सबसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी। हिंदी की अगर मैराथन आपने कहा है तो मैं लेके आया हूं, लेकिन अगर आप ऐसी संख्या में रहेंगे तो मजा कम आएगा। ठीक है जी। फिर कहते हैं व्यापक पठन या सरसरी दृष्टि। व्यापक पठन को ही क्या कहते हैं? सरसरी दृष्टि। ध्यान देना, ये अगर कहीं व्यापक लिखा है, कहीं सरसरी दृष्टि, तो एक ही अस्ति, ये बहुत जरूरी है। नहीं, व्यापक और सरसरी दृष्टि अलग अलग में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सामान्य समझ प्राप्त करने से संबंधित है। जब कहते हैं किसी विषय की सामान्य जानकारी के लिए कोई छात्र पढ़ रहा है, तो बताओ कैसा पठन है, बताओ कैसा पठन है, तो आप कहोगे वह व्यापक पठन कर रहा है या सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है। मेरे प्रिय छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने छात्र हैं बहुत बहुत स्वागत। उज्ज्वला जी और संगम जी, गुड मॉर्निंग, यादव जी। चलते हैं, बढ़िया। व्यापक पठन सरसरी दृष्टि, सामान्य समझ प्राप्त करने से संबंधित है यह वाला पठन। समझे ना जी। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहोगे? अपनी पसंद की, अपनी रुचि की, जिसमें उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, रुचि होगा। आंसर करो। अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहोगे? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, गहन पठन, या फिर विस्तृत पठन? आप उत्तर करोगे। सारे छात्र बताओ कौन सा सही है इसमें। यहां से क्वेश्चन एक नहीं कई आए हुए हैं। ठीक है, चलो बताओ कौन सा पठन है वो, जल्दी जल्दी बताओ। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं भाई, सबसे निवेदन है, जो भी छात्र हैं, एक आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके, मतलब थोड़ी सी मेहनत क्या, ये तो हमारा धर्म है शिक्षक होने के नाते, लेकिन ये जो भी, क्योंकि हिंदी आपने कहा
विचार नहीं था इसका मैराथन देने का, है ना जी, लेकिन आपके कहने पर हमारे छात्रों ने हमको इसे योग्य समझा, तो हमें लगा नहीं इसका आंसर, इसका मैराथन देना चाहिए। तो करें सर, डी सही है। बहुत अच्छा उत्तर किया है, एकदम लल्लन टाप उत्तर। जब भी कभी हम इंटरेस्ट से जो अपनी रुचि वाली चीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, आपका विस्तृत पठन आएगा, एकदम डी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी अंकिता तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मेरे प्रिय छात्रों, बहुत लल्लन टाप उत्तर किया है आपसे। आज के बाद इस जो पठन वाले क्वेश्चन आते हैं यहां गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोला, अभी अभी पढ़ाया है, जल्दी उत्तर गलत मत करना। चलते रहो, बढ़ते रहो। जितने छात्र हैं सभी का जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं हमारे पास। तो सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या एक्स्ट्रापोलेशन, पाठ्य से बाहर जाना, या विश्लेषण, सभी लोग आंसर करेंगे। जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रियंका यादव जी, जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत है। आज कल ये लोग बहुत ज्यादा क्लास देखे, मैं समझ पा रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी क्लास देख के आए हैं जी। इसको कहते हैं बी इज द बारीकी से पठन। क्या बोलते हैं? बारीकी से पठन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गहन पठन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गहन पठन। क्या बोलते हैं जी? इसी को हम बोलते हैं गहन पठन। याद रखना, यहां पर आपको हम बताए हैं, कहां गए जी? विस्तृत पठन, व्यापक पठन सरसरी एक का होता है, व्यापक और सरसरी दृष्टि सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है जी। और कहा गया गहन पठन को ही बारीक पठन, बारीकी से पढ़ने के लिए भी हम जानते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों, बी इज द लल्लन टाप उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? बारीकी से पठन, तीव्र पठन, सरसरी तौर पर पठन, या अर्थपूर्ण पठन? सभी छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। नमस्कार सभी छात्रों का। थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपकी जिम्मेदारी है, और इस क्लास को भी वो रूप दोगे मेरे प्रिय छात्रों। इससे हमको भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है मेरे प्रिय छात्र, एक हम भी मोटिवेट होते हैं आपके इन कमेंट्स से। तो आपका ये दायित्व तो है कि अपने शिक्षक को भी थोड़ा सा मोटिवेट आप भी करें, ताकि वो आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सके जी। बहुत अच्छा उत्तर करें, बहुत लल्लन टॉप। अगर आप कह रहे हो सी इज द राइट आंसर। सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? जब हम सामान्य जानकारी के लिए हम पठन कार्य करते हैं, वह सरसरी तौर पर पठन कहलाता है मेरे प्रिय छात्रों। बहुत लल्लन टॉप उत्तर किया है। यह शब्द बहुत आया है, रूब्रिक रूब्रिक रूब्रिक। कल भी हमारे टेलीग्राम पर कोई पूछ रहा था रूब्रिक होता क्या है। तो रूब्रिक, आइए आज रूब्रिक के बारे में, रूब्रिक शब्द का मतलब क्या है, रूब्रिक होता क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। चलते हैं, 7:30 से क्लास स्टार्ट है जी। मूल्यांकन रूब्रिक क्या है? मूल्यांकन के लिए एक रूब्रिक सामान्य तौर पर यह एक मैट्रिक या ग्रिड के रूप में एक उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग मानदंडों और मानकों के रूप में छात्रों के काम की व्याख्या और ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। ध्यान देना, ये रूब्रिक एक ऐसा, मैं क्या बोलते हैं, एक उपकरण है, ऐसा मानदंड है जो हम मानकों में छात्रों के काम की व्याख्या और उनको ग्रेडिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है जी मेरे प्रिय छात्रों। मेरे प्रिय छात्र, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने छात्र हैं हमारी इस क्लास में, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम अस्तु। सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है जी। जी ठीक है। और यह एक रूब्रिक मूल्यांकन मानदंड और अपेक्षित प्रदर्शन मानकों की एक श्रृंखला को स्पष्ट करता है। रूब्रिक, जिन्हें मानदंड पत्रक के नाम या ग्रेडिंग योजनाएं या स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है। रूब्रिक को इन नामों से हम जानते हैं, समझते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेडिंग के नाम से या स्कोरिंग गाइड के नाम से हम जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक जानते हैं ना जी, जैसे कभी कभी आपने बीएड में किया होगा, वैसे हाँ बीएड में जरूर किया होगा कि जैसे अगर हम कहें एक तालिका के माध्यम किसी व्यक्ति के बारे में हमको जानना है, पेन के माध्यम से, मतलब कि छात्र किस चीज में उसकी, मतलब
उसकी सोच, जैसे हम बात कर लें, जैसे कोई छात्र है उसका हम मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली है ना जी, एक मानदंड होता है उसका कि हम भाई A+, A-, या ऐसा ही जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो सब क्या है, वो रूब्रिक है, वही सब रूब्रिक कहलाता है। जैसे अगर हम एक विषय में पकड़, छात्र की विषय में पकड़ कितनी है, इसके लिए एक मानदंड रखा जाए, बहुत अच्छी, बहुत कम, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली है प्रकार से बहुत, बहुत अच्छी, हाँ, बहुत कम, हाँ, या बिल्कुल, या बहुत कम, या बिल्कुल अच्छी नहीं, ऐसे करके अब इसमें हम उसको ग्रेड दें, हाँ, इसमें हम लिख करके उसको ग्रेड प्रदान करें, तो कहीं ना कहीं छात्र को का मूल्यांकन करने के लिए हम एक प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली, एक मानदंड का निर्धारण करता है आपका ये रूब्रिक। समझे ना जी, रूब्रिक कोई अलग से चीज नहीं है, रूब्रिक केवल और केवल एक पारिभाषिक शब्द है जो कि किस रूप में होता है, यह एक कहा गया मूल्यांकन के लिए इसका एक मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, जी, मूल्यांकन मानदंड और अपेक्षित प्रदर्शन, जो छात्र का प्रदर्शन है क्लास में, क्लास के बाहर, उसका मानदंड, उसको ग्रेड प्रदान करना, उसको है ना जी, उसको ग्रेड प्रदान करना ही रूब्रिक कहलाता है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है यादव जी आपका। मैं 2 बजे बाकी क्लास देखना है। चलो जी, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है जी, रूब्रिक छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, अगर हम रूब्रिक के माध्यम से जब हम ग्रेडिंग प्रणाली अपनाते हैं तो उसमें हम अपेक्षित सुधार करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो। छात्रों के लिए यह उनके प्रदर्शन के स्व मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और एक शिक्षक द्वारा उनके कार्य की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी यह जानने का भी प्रयास करता है। ठीक है जी, अपना स्वयं का मूल्यांकन छात्र कर सकता है। भाई अच्छा ग्रेड नहीं मिला तो स्वयं का मूल्यांकन करेगा और अच्छा उसके विषय में और बेहतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यह उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। बिल्कुल, तो कुल मिला के रूब्रिक क्या है, एक ग्रेडिंग प्रणाली है। ठीक है जी, जो छात्र के मूल्यांकन का एक मानदंड के रूप में हम जानते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं, सेशन को थोड़ा थोड़ा लाइक करो, बढ़ाओ जी। ये आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस वाली ये आपकी वीडियो है। शब्दकोशीय उपागम, यहां से प्रश्न आया है, शब्दकोशीय उपागम होता क्या है, तो ये वहां वो वाले टॉपिक आपको यहां डिस्कस किए जाए जो आपके पेपर में आया है। ये डायरेक्ट पेपर से, कहीं बाहर से नहीं लाया है, एकदम पेपर से शब्दों को उठाकर हम उसकी परिभाषा आपके लिए बना के लाए हैं जी। शब्दकोशीय उपागम होता क्या है? शब्दकोशीय उपागम स्थिति अनुरूप शब्दों का अर्थ समझने में मदद करता है। स्थिति के अनुरूप हमको शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। कौन? शब्दकोशीय उपागम। शब्दकोश शब्दों के समानार्थी शब्द और उनके अर्थों की सूची को संदर्भित करता है। शब्दकोश जो है, शब्दकोशीय उपागम है, शब्दों के समानार्थी, शब्दों के विलोम, उनके अर्थों की सूची को संदर्भित करता है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। कहने का मतलब, जब हम संप्रेषण करते हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपसे वार्तालाप, हम आपको शिक्षण कार्य में हम लगे हुए हैं, इसके लिए हमें शब्दकोशीय उपागम का होना परम आवश्यक है। अगर हमारे पास शब्दकोश की कमी होगी तो हम आपसे उतना प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते। एक शिक्षक या एक छात्र अपने क्लासरूम में भी अगर उसके शब्दों की कमी है, शब्दकोशीय उपागम की कमी है, तो वह प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो यह संप्रेषण को प्रभावी बनाने में हेल्प करता है। शब्दकोश लेखन कौशल को निखारता है और इससे कहते हैं ना, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा शब्दों का ज्ञान होगा, उतना बढ़िया लिखोगे, ऐसा कहा जाता है। कृपया बात ना करें, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरे प्रिय आरके कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। चंद्रा सर की भी क्लास देखें जी, सुबह सुबह आइए। हाँ, हम सुबह में उठाएंगे आपको। तो इसको लेखन कौशल में निखारता है। कुल मिलाकर शब्दकोशीय उपागम कहाँ कहाँ हेल्प करता है? संप्रेषण को प्रभावी बनाने में, शब्दकोश के मतलब लेखन कौशल को बढ़ाने में। ठीक है जी, और स्थिति के अनुरूप, मतलब इसको हम बोल सकते हैं संदर्भानुकूल, ऐसा बोल सकते हैं, संदर्भानुकूल, संदर्भ के अनुकूल क्या करता है? शब्दों के अर्थ समझने में भी मदद करता है। समानार्थी शब्दों और कोई अर्थों की सूची बनाने में मदद करता है। कौन? शब्दकोशीय उपागम। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। मानस मंथन, मानस मानचित्रण, मुक्त लेखन,
ये सब एक है। ये कहां प्रयोग होता है? लेखन की प्रक्रिया में प्रयोग आता है। अच्छा जी, रुद्राभिषेक है, जय महाशंभो। मेरे प्रिय छात्र, सबसे निवेदन है, जितने छात्र हैं आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ये आपके लिए मैंने साइमा प्रवीण जी, हम बता देंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, ठीक है जी। अरे कल तो बताया था मैंने, कल अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि हमारी क्लास कितने बजे है, ठीक है जी। जी, मानस मंथन, मानस मुक्त लेखन, ये सारी चीजें एक हैं। श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के मौके ही देने हेतु खिलौने, चित्र। अच्छा, मानस मंथन किस माध्यम से हो सकता है? मानस मंथन समझ रहे, जो आपके मन में एक तूफान आता, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हो आप, हाँ, जिसको आप कहते हैं ब्रेन, हाँ, स्टॉर्मिंग, ठीक है जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है जी। जब आपके मन में एक विचार आता है, उसके ये मानस मंथन या मानस मुक्त लेखन ये कब होगा? जब हम खिलौने, मुक्त लेखन काट दो, मुक्त लेखन नहीं होगा जी। खिलौने, चित्र, चित्रकारी जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कोई वस्तु दिखाए, कोई चित्र दिखाएं आपको, अब आपके मन में उसके विषय में विचार शुरू हो गया, अब उथल पुथल शुरू, आखिर इसमें क्या है, ये क्या चीज है ना जी। तो इस खिलौने, चित्र, चित्रकारी आदि के माध्यम से मानस मंथन होता है, मानस, और इसी को मानस मानचित्रण भी कहते हैं, ठीक है। किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर अधिगम कराने पर वह अधिक अस्थायी होगा, ठीक है, क्योंकि मूर्त वस्तु के चित्रण के साथ अधिगम का ज्ञान भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम है। तो ये तो सही है कि अगर हम मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं तो वह ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है। लेकिन मूर्त वस्तुओं का प्रयोग हम किस में लाते हैं? मानस मंथन के लिए, मानस चिंतन के लिए, मानस मानचित्रण के लिए। ये लेखन की प्रक्रिया का प्रथम स्वरूप है, प्रथम सोपान है, प्रथम स्तर है। मेरे प्रिय छात्र, चलते रहो। चलते रहो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे निवेदन, थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाएं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है, तो आप कृपया हौसला बनाए रखें, मोटिवेट करते रहें। आगे चलते हैं। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से खिलौना क्या है? बताओ, उत्तर करो मेरे प्रिय छात्रों, आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े। आगे आपको बहुत सारे प्रश्न भी आपके लिए लाया हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है जी, जो भी है। सबसे निवेदन है, ऐसा है, अगर आप लोगों को, हमें लगता है जिसको बात करनी हो तो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम क्लास में जो रहे वो अच्छे से पढ़े, आपस में बातचीत ना करें, इधर ध्यान दे, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है जी। सबसे निवेदन है, जितने छात्र जुड़े हैं, अगर बात करनी है तो कोई सुखेन आनंदेन गच्छतु कोपि समस्या नास्ति। लेकिन ठीक है, जो हो गया अच्छी बात है, रात रात अच्छी बात है, क्लास देख रहे हैं, लेकिन खूब पढ़ो। लेकिन क्लास में फिर उसमें डिस्टर्बेंस होता है ना जी। चलो जी, शिक्षण सामग्री, वास्तविक सामग्री, रियल या रियलिया, इसको रियलिया, या फिर वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य। चलो बताओ कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों। सभी लोग आंसर करेंगे सर, कहें बी सही है, एकदम राइट है। वास्तविक सामग्री, ये वास्तविक वस्तुएं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम सामग्री सबसे ज्यादा उचित है। देखिए, वास्तविक वस्तुएं गलत नहीं है, लेकिन यह वास्तविक सामग्री कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी छात्र को सिखाया जा रहा है, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हो गई। और इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? दृश्य वस्तु के नाम से जानते हैं। याद रखना, कहीं पर दृश्य वस्तु लिखा है मतलब वास्तविक सामग्री, मतलब रियलिया, ठीक है जी, जिसको आप रियलिया बोलते हैं। और ये होते कौन से हैं? अगर कभी विद्यार्थी, जब वो शिक्षिका अपने घर से वास्तविक वस्तुएं, जैसे अपने घर से खिलौने, पशु वाहन, अपने खिलौने लेकर आई, तो वह क्या है? वास्तविक या रियलिया कहलाती है। मेरे प्रिय छात्रों, आई बात गई समझ में? तो बिल्कुल बी इज द लल्लन टॉप उत्तर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हैं। आरंभिक साक्षरता क्या होती है? इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, उदीयमान साक्षरता।
उदीयमान, नाम इसलिए बता रहा हूं कभी कभी नाम चेंज करके आता है तो आप घबरा जाते हो, व्हाट इज दिस है। इसी को और एक नाम दे सकते हैं आकस्मिक साक्षरता, ऐसे भी आप इनके नाम दे सकते हैं। आरंभिक साक्षरता, उदीयमान साक्षरता, आकस्मिक साक्षरता। होता क्या है, तो पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है, भाई क्लास की दीवारें हैं उस पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है कि बच्चे कीरम कांटे, स्क्रिबलिंग बोलते हैं, स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को आरंभिक साक्षरता कहते हैं। जैसे आपके घर में छोटा बालक होगा, माना होगा बाई चांस, तो वो कभी बेड पे बैठा है, हाथ में पेन आ गई, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ठीक पकड़ना भी नहीं जानता, ऐसे ऐसे जो है आपका चद्दर रंग देगा, ठीक है जी। कहीं दीवार के आसपास से खेलते खेलते दीवार पे कुछ बना देगा। ये क्या है, आरंभिक साक्षरता के अंतर्गत आती है, जब ऐसी कभी हो, ठीक है जी। और स्क्रिबलिंग क्या होता है, स्क्रिबलिंग दिया है। स्पेलिंग में छोटे बच्चे आमतौर पर अपनी कलम और पेंसिल को आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं तथा आड़ी तिरछी रेखा बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। यह होता है स्क्रिबलिंग। और यह कब होता है, या होता है उदीयमान साक्षरता, आरंभिक साक्षरता, आकस्मिक साक्षरता के अंतर्गत आता है। ये सोच, सीटेट में सोच विकसित करो, इस सोच को लिया हुआ प्रश्न होगा तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आई बात गई समझ में? आइए, हो सकता है प्रश्न भी हो। अच्छा है, पहली कक्षा की अध्यापिका कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह वही छोड़ी बच्चे कीरम बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहोगे, आरंभिक साक्षरता, ठीक है। हाथ हाथ समन्वय बिल्कुल नहीं, चित्रकारी सीखना, लेखन विकास नहीं, इसी को हम आरंभिक साक्षरता के नाम से जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा किंचित किंचित और बढ़ाओ, इतने में काम कहां चलेगा बाबू, थोड़ा और बढ़ाओ, चलते रहो, बढ़ते रहो। भैया हिंदी वाली क्लास है, अगर आप हिंदी वाली क्लास मोटिवेशन नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लीजिए। अभी आपके बहुत कुछ सोचा हूं, बस आइए, अभी तो आपको पॉजिटिव निगेटिव भी एक वीडियो देनी है हिंदी के लिए। आओ आओ आगे चलते हैं। कौशल अंतरण क्या होता है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा दूसरे विषय में सहायक होता है, तब उसे कौशल अंतरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने कुछ किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, मतलब जैसे मैंने पहले कुछ सीखा, मैंने पहले हिंदी सीखी, हिंदी के बाद उसी का मातृभाषा का प्रयोग करके मैंने क्या किया, अंग्रेजी सीखा, या और उसी का प्रयोग करते अन्य भाषाओं को हम सीख रहे हैं, तो यह भी एक कौशल अंतरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है जी। वो जो पिछला ज्ञान है दूसरे में हेल्प कर रहा है और उसके बाद होता है, तब उसे हम कौशल अंतरण कहते हैं, है ना जी। समझ गए बात को कि नहीं? आइए एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, हो सकता है प्रश्न भी हो। बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, पिन खींच के मत, तुम्हारी आंख में लग जाएगा। बताओ, सवेरे सवेरे बता दे रहे हैं जी। हाँ जी, हर हर बम बम भोले बोलते हुए आगे बढ़ो ना जी। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, तो पढ़ने तो काहे लिए उसको डिस्टर्ब कर रहे हो हैं। कक्षा 3 तक आते आते हैं, कक्षा 5 से 3 में उससे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अच्छा अच्छा, और क्लास 3 में जब था तो उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। पहले अभी 5वीं में पढ़ रहा है, तीसरी में था तो उसको मातृभाषा बहुत अच्छे से आती थी, पढ़ सकता था। अब वह 5वीं में अंग्रेजी पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के हिंदी वाली क्लास में। मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की एक क्लास आपके लिए इसीलिए कहता हूं मेरे प्रिय छात्रों, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे ही सारी सूचना देता हूं मैं। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, नहीं तो कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिख करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पूरे क्लास की सूचना, जो अगर लेट भी हो रही है, रिशेड्यूल हो रही है, सारी चीजें, साथ में वहां पर आपकी पीडीएफ और नोट्स भी मिलती है। तो पठन निपुणता का विकास
तो आपका उत्तर देख लेते हैं। सभी लोग कह रहे हैं सर सी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सा उत्तर किया है। चलते रहो, बढ़ते रहो, प्रेम से बोलो, जय माता दी बोलते हुए उत्तर करेंगे। इसको कहते हैं कौशल का अंतरण कहते हैं। वह पहले मातृभाषा सीखा था, उसके बाद अब वह अंग्रेजी बोलने लगा, अब वह संस्कृत बोलने लगा अच्छी तरीके से। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? हाँ, ये कौशल अंतरण है। आई बात गई समझ में? हाँ मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। समग्र भाषा उपागम, एक बार नहीं कई बार प्रश्न आया है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है जी, समग्र भाषा उपागम क्या होता है? आइए देखते हैं समग्र भाषा उपागम। इसके वैसे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए जी, बड़ी मेहनत के बाद आंखें दर्द होने लगी हैं। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई हमारी भी, ठीक है जी। लेकिन आपके लिए जो कंटेंट है, चूंकि आप तो समझते हैं मैं हिंदी का तो, वो संस्कृत का तो ठीक है, संस्कृत तो जब चाहो तब आओ, मतलब तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी के लिए आपका डिमांड था और फिर मेरा भी मन था कि नहीं, अपने छात्रों के लिए हिंदी के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है और इसको हवा आप दोगे, आप बताओगे क्लास कैसी लगेगी, या जैसा भी होगा उस हिसाब से हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आइए। समग्र भाषा उपागम, एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। ध्यान देना, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में, कहने वाला जब छात्र जो है प्राथमिक कक्षाओं में होगा तब की बात कर रहे हैं। बुनियादी वर्षों में बच्चों की भाषा की कक्षा में उनको शब्द, शब्दों का समूह, शिशु गीत मतलब बाल गीत, तुकबंदियां, छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। यह भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। जब भी कभी हम छात्र के बुनियादी वर्षों में बच्चों को हम उनके शब्द समूहों, शिशु गीतों मतलब और कथा कहानी इत्यादि से उसको हम परिचित कराते हैं, ये जो प्रक्रिया है यह समग्र भाषा उपागम के अनुसरण कर रहा होता है। समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का एक समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का एक तरीका है। मतलब एक समग्र भाषा पद्धति है क्या? यह सीखने की प्रक्रिया का एक तरीका है कि कैसे हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है जी, इसमें बच्चों को वाक्यों, शब्दों को संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में होता क्या है, जब हमारे बुनियादी वर्ष होता है उसमें हम छात्रों को प्रोत्साहित, कहां गया जी, देखो ये देखो यहां बहुत संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है जी, इससे क्या होता है, हम छात्रों को शिशु गीत के माध्यम से, तुकबंदी वाले जो राइम वर्ड्स होते हैं, शब्दों के जो प्यारे से समूह होते हैं, छोटी छोटी प्यारे प्यारे पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर उनको हम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही क्या है, समग्र भाषा उपागम है जी। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत कुमार सिंह जी, आपने समझा क्लास को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्र, जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है बस थोड़ा थोड़ा वो बूम, वो तरीका, वो, और जो नए छात्र हैं उनसे कह दूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, हमसे जो बन पड़ा है आपके लिए मैं करने का प्रयास किया हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, अब एक प्रश्न देख लो, एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदी और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। यह भाषा अधिगम किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? तो आप तो जानते हैं, वह जब प्रोत्साहित करता है, छोटी छोटी कहानियां सुना रहा है, तो समग्र भाषा, स्वनिम उपागम, शब्द विधि, समग्र वाक्य उपागम, बहुत सारी चीजें मैं शामिल नहीं कर पाया हूं। अगर आप का रिस्पॉन्स इसमें अगर बढ़िया रहा तो कुछ चीजें और बची हैं अभी आपको पढ़ाने के लिए हिंदी में, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा, पेडागोजी का सेक्शन। ठीक है, लेकिन यह आप बताओगे कि हमको आगे कार्य करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं समग्र भाषा उपागम। राइट आंसर है एकदम, बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा उत्तर है। जब भी हम छात्रों को इन सारी क्रियाओं के माध्यम से, मतलब शिशु गीत के माध्यम से और राइम वर्ड्स के माध्यम से, तुकबंदी वाले शब्दों से, साथ में शब्द समूहों से, जब उनको हम पढ़ने के लिए समग्र तरीके से अर्थ संदर्भ के अनुसार पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आता है। मेरे प्रिय छात्रों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। अपनी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, क्या आप
आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा, ध्यान देना। बहुत अच्छा प्रश्न है जी मेरे प्रिय छात्रों। इसको हम कराने के पहले आपको कॉन्सेप्ट करा दें। आपके यहां एक आता है खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न देखिए जी मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है ना जी। जी नहीं प्रिया गुप्ता जी, हम पढ़ाएंगे, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि हमारे लिए भी एक टास्क होता है। अब हिंदी के लिए मैं संस्कृत तो चाहो तो कुछ भी कर सकता हूं, हिंदी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मेहनत तो उसके लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें एक नयापन, नए तरीके से शुरुआत करके आपके लिए बटोर इकट्ठा करके बटोर के लाना पड़ता है, समझे ना जी। हालांकि कोई बात नहीं, शिक्षक का धर्म है तो हमारा धर्म है, लेकिन मोटिवेशन देना लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आपका धर्म है ना जी। खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, यह प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न प्रारूप के अंतर्गत आएगा। खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर हां या नहीं में नहीं दिया जाता कभी भी जी। यह ध्यान देना, कभी भी जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, जितने छात्र हैं समझ लीजिए, जितने छात्र सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। सबसे निवेदन है सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करते हुए, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जितने छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। हमारे प्रिय छात्रों, आपका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे, चिंता मत करना मेरे प्रिय छात्रों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए। जितने छात्र हैं इसमें हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता सकता। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तथा उन्हें स्वयं से सोचने की चुनौती देते हैं, ठीक है जी। जब कभी ऐसा प्रश्न हो आपके सामने कि आप स्वयं से सोचकर अपने विषय में स्वाभाविक लिखा है, स्वाभाविक जिज्ञासा को आपको बढ़ाए और स्वयं से सोचकर प्रश्नों का उत्तर, जैसे निबंध लिखना है, निबंध लिखने के लिए दे दिया, सारांश लिखने के लिए दे दिया, तो आप स्वयं से समझकर, स्वयं से स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हुए, स्वयं से सोचने की चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको आप फ्री होके मुक्त लेखन करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त लेखन करते हैं। वही आपका क्या है? खुला अंत वाला, ठीक है जी। मतलब उसमें केवल एकदम डिक्टो आंसर नहीं देना है कि हाँ या नहीं, इस टाइप का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे छात्र, अगर आपने कहा है तो वो हमारे सराखों पे हैं। आपका आशीर्वाद, बस आपका प्यार संस्कृत चंद्रा के प्रति ऐसे बना रहे, ठीक है जी। आइए, जिसमें हम अपने विचारों को खोल के रख दे, कह दें कि हाँ ऐसा है, जरा अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताओ, तो आप यार पूरी लिस्ट पकड़ा दोगे। लो, खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद, लिस्ट पकड़ा दोगे, तो आप फ्री, मतलब उसमें आप स्वयं से चिंतन करके, स्वयं के अपने माध्यम से स्वाभाविक भाषा में आप बताए चले जा रहे हो। को नो गाइडेड, कोई गाइड नहीं उसमें, आप फ्री होके बोल रहे हो एकदम। वही है खुला अंत वाला, एकदम ओपन, है ना जी। कोई उसमें आपको बाउंडेशन नहीं है कि बस अब इसके बाद नहीं बोलना है, ना ना ना, आप बोलो जी, खूब बताओ अपने बारे में। वही है खुला अंत वाला प्रश्न। आइए, प्रश्न है सर इसमें वह क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं बातों को करता है, तो वह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, लघु उत्तरीय होगा, पाठ से बाहर के प्रश्न होंगे या खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। तो आप बताओ उत्तर क्या होगा। जितने छात्र हैं मेरे प्रिय छात्रों, भाई कब तक क्लास चलेगी इसका तो पता नहीं। जितने छात्र हैं चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, हृदय उड़ाते रहो जी। हाँ, ऐसे बैलून उड़ाते हो जितने छात्र हैं। जितने छात्र, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। इसको कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, कि आप शुरू हो जाओ, अपने मन से बताओ। अब इसमें किसी का आक्षेप नहीं है, आप अपनी पसंद की बात कर रहे हो। इसमें कोई पापा आपको डिसाइड कहा ये बताइए कैसे तुमको ये पसंद है जी, है ये नहीं, आप अपने स्वयं से चिंतन करके आप उसको बता रहे हो। तो खुले अंत वाला प्रश्न है। आइए, इसी में होता है बंद अंत वाला। आइए यह देखते हैं। यह प्रश्न सीमित प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं। देखो, सीमित प्रतिक्रिया, देखो इसमें खुलापन बिल्कुल नहीं, ओपन चीजें बिल्कुल नहीं, सीमित प्रतिक्रिया, कि आपको बस इससे ज्यादा नहीं बोलना है। बस जैसे इंटरव्यू में आप जाते हो ना जी, हाँ, सीमित प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं। इसका उत्तर सीमित संख्या में विकल्पों का चयन करके दिया, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है?
इधर देखेंगे जो यह बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, यह आपका बंद अंत वाला प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न यह भी आपका बंद कि इसमें कि इतने शब्दों में उत्तर दें, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंद अंत वाले। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों की कहां गया, अच्छा इधर बंद अंत वाला, इधर आ जाओ। हाँ जी, इसका उत्तर सीमित संख्या में चयन करके दिया जा सकता है, जिसका अर्थ एक शब्द, रेटिंग स्केल आदि का उपयोग करना है। जिसका अर्थ क्या है, एक शब्द में उत्तर देना या रेटिंग स्केल आदि का उपयोग करना है। इसका उत्तर संक्षिप्त या निश्चित प्रतिक्रियाओं के साथ दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मानक भाषा में क्या झूठ बोलना कभी सही है? मानक भाषा में क्या कभी झूठ बोलना सही? तो इसका उत्तर हाँ या नहीं। हाँ, इसे एक बंद प्रश्न माना जाएगा, इसका उत्तर हाँ या नहीं में मिलता है। ठीक है जी, जब कहें कि खाना खाओगे, कहोगे हाँ या नहीं, ये क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है। मेरे प्रिय छात्रों, जितने छात्र हैं बहुत बहुत स्वागत है, सेशन को लाइक करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। जितने छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है? पोर्टफोलियो, इसी को हम कुछ और नाम जानते हैं, इसी को हम कहते हैं, अब संस्कृत में भी हिंदी में भी आ सकता है पत्राधान, हिंदी में पत्राधान हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या नाम है इसका जी, संचयनी। और क्या होता है जी, संचयनी। एकदम पेपर है, समझ लीजिए, ये पेपर वाले टॉपिक है सारे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये इधर उधर का फालतू की चीजें नहीं है, आप पेपर देखोगे तब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पोर्टफोलियो या संचयनी या पत्राधान एक चीज होती है, इसमें बच्चों द्वारा एक निश्चित समयावधि में तैयार किया गया प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है बच्चों द्वारा। ठीक है जी, पोर्टफोलियो बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करते हुए उनकी क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को साक्ष्य के रूप में एकत्रित करता है। ध्यान देना, ये जो पोर्टफोलियो हो, एक निश्चित समय में छात्र के सीखने की उदाहरणों को एक साक्ष्य के रूप में हम एकत्रित करके उसका लेखन करते हैं, वही क्या है, उसका पोर्टफोलियो होता है, जिसका हम उसके आकलन में प्रयोग करते हैं, पहली चीज। और जो पोर्टफोलियो होता है जी, जो पोर्टफोलियो होता है वह छात्र के प्रत्येक व्यवहार का, हाँ, कभी भी ऐसा कहीं एक कालिक नहीं होता है, एक कालिक नहीं, सार्वकालिक होता है। पोर्टफोलियो का आकलन जो होता है वह सार्वकालिक होता है, मतलब क्लास, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो विद्यालय जितनी भी गतिविधियां में हैं, छात्र जिसमें सहभागिता कर रहा है, उसमें उस छात्र के व्यवहार का लेखन करना ही पोर्टफोलियो कहलाता है, उसको उसका पोर्टफोलियो कहलाता है, उसका पत्राधान और उसका संचयनी के नाम से उसको हम जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, एनी समस्या वर्तते, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो जितने छात्र हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं जितने छात्र हो। तो ये सब जो लाइनें हैं, ये कोई भी लाइन अगर आपके पोर्टफोलियो के संदर्भ में आ जाए तो हमेशा यह वाला उत्तर सही होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, वही सेम चीज आ गया क्या, पोर्टफोलियो आकलन? अच्छा, सेम टू सेम वही वाला ये भी है। ठीक है, नादिरा को एक प्रश्न है, चलो देखते हैं क्या है ये। नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। देखो, मैंने पठन कौशल पढ़ाया है, जब भी आ जाए पठन तो आपको बहुत ध्यान से उत्तर देना। पठन बोध का मूल्यांकन करना है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें। जब लिख उठता है सर्वाधिक उपयुक्त तो समझ जाना कि ऐसा कोई कार्य हो सकता है सब सही हो, लेकिन उसमें कोई ऐसा है जो सबसे ज्यादा सही है, तो वह उत्तर देना है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन वाली मैराथन क्लास में हिंदी वाली का आपका स्वागत है, जिससे अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। किसका? पठन बोध का मूल्यांकन किसका करना है? पठन बोध। पठन मतलब पढ़कर कितना उसका ज्ञान हुआ, किसी चीज को पढ़ा तो कितना उससे वह समझा उस चीज को पढ़ करके, इसका मूल्यांकन करना है। तो बताओ, पढ़ी गई सामग्री से हम श्रुतलेख करवाएंगे, इमला बोलेंगे लिखो, पठन के 4 से 5 लाभ लिखिए कि पढ़ने के क्या 4-5 लाभ हुए, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, या
पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। चलो बताओ कौन सा, अगर हमें किसी के पठन बोध का कि किसी ने पढ़कर कितना बढ़िया समझा है, इसका अगर मूल्यांकन करना हो तो हम इन चारों युक्तियों में से कौन सी युक्ति सबसे ज्यादा उपयुक्त है। हो सकता है चारों में से और भी उपयुक्त हो, सबसे ज्यादा उपयुक्त वाली बताओ। जितने छात्र हैं सभी का स्वागत है, वंदन है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। पूरी एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वाली क्लास है मेरे प्रिय छात्रों। जी बिल्कुल, अपने शब्दों में कहानी दोबारा सुनाइए, दोबारा कहिए। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको कोई कहानी, हो सकता है यहां कहानी सुनाया गया हो, शिक्षिका ने छात्र को कहानी सुनाई और अब आपने कहानी कितना बढ़िया पढ़ा, कितना बढ़िया समझा, इसका उसको मूल्यांकन करना है। तो वो क्या करेगी, वो आपसे कहेगी चला ऐसा आपने उस कहानी का सारांश, पूरी कहानी अपने शब्दों में सुनाओ जल्दी से। तो अगर आपने बढ़िया से सुना है, बढ़िया से उसको पढ़ा है अगर किसी पाठ्य वस्तु को, तो अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। अगर किसी कहानी को अच्छे से पढ़ा है आपने तो उसको आप अपने शब्दों में सारांशित कर देंगे, संक्षेप रूप में बढ़िया सुना दोगे तो समझो आपने पठन बहुत अच्छे से किया है। मेरे प्रिय छात्रों, यहीं पे कहीं आता सारांशीकरण करना, तो यह भी सही होता। पठन बोध का उद्देश्य भी होता है कि आप पढ़ने के बाद उसका सारांश कह पाओ। पठन के बाद पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप जो विषय वस्तु पढ़े हो उसका सारांश कह देना, उसका मुख्य उद्देश्य है। उस कहानी को दोबारा पढ़ देना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, पाठ्य वस्तु के अर्थ को ग्रहण करना, ये सारे कीवर्ड हैं किसके, पठन के, समझ लेना, या उसका अर्थावबोध हो जाना, ये सारे क्या हैं, किसके कीवर्ड हैं, ये सारे पठन के कीवर्ड हैं। समझे, पठन कौशल से संबंधित प्रश्न होगा तो इस टाइप के ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे हमेशा ऑप्शन वह हमेशा सही होता है, राइट होता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रहीय शब्द भंडार क्या है, ग्राहीय शब्द भंडार आपके यहां आया हुआ है। यहां से देखो हम वही वाले टॉपिक लाए हैं आपको समझाने के लिए, जो लगातार आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जहां से जो जो टॉपिक से प्रश्न बने हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, मैंने तो कराया है, मैंने देखा है ना, मैंने आपको वहां भी यही चीज समझाया है ना जी। चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएंगे। कितने छात्र हैं, अनामिका मौर्य जी और सभी का जो भी छात्र हैं, रानी जी, संजन जी और रविशंकर जी, सभी का बहुत स्वागत। आई की कश्यप जी, पढ़ते रहो, चलते रहो। वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। ध्यान देना, ग्रहीय शब्दकोश, ग्रहणात्मक शब्दकोश, या संस्कृत में आता है ग्रहणात्मक शब्दावली, ऐसा बोलता है। वे शब्द जिन्हें कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। शब्द भंडार प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विषय में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शब्द भंडार बालक की शब्द संपदा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बालक संप्रेषण एवं लेखन में सफल होता। बिल्कुल, ग्रहीय शब्द भंडार, जो ग्रहण किया शब्दों का भंडार, ऐसा अर्थ होता है जिन्हें जब कोई सुनता है, जैसे कभी कभी हम सुनकर शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो, मानस मंथन, मानस मानचित्रण, तो आप उसको सुनकर उस शब्द को ग्रहण कर ले रहे हो, ठीक है जी। और या देखता है तब पहचान कर पाता है, जैसे आप यहां आपके बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हो, उसके बाद उसकी पहचान कर रहे हो, तो वो क्या है, वो सारी चीजें है ना जी, वो सारी चीजें आपके ग्रहीय शब्द भंडार में आएंगी। और उस ग्रही जो आपने शब्द का भंडार जो आपने अंदर ग्रहण किया है, उसका उपयोग आप प्रभावी संप्रेषण एवं लेखन में सफल करते हैं। मतलब उसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो बालक के शब्द संपदा को हम शब्द संपदा क्या है, वही शब्द भंडार। शब्द संपदा के से क्या तात्पर्य है, शब्द भंडार से, ठीक है जी। हाँ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जितना शब्द भंडार होगा हमारे भीतर, वही चीज हो गई ना शब्दकोश, शब्द भंडार, तो जिससे हम बढ़िया से अपना संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं। ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता, सुनती है या देखता, देखते पहचान कर पाते हैं, तब बोलते हैं। कोई भी पाठ सामग्री से समझ सकता है, समझ सकती है, दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी बताओ, ग्रहीय शब्द भंडार क्या है, वे हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जल्दी उत्तर करो। जितने छात्र जुड़े हैं सबसे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सर आप संस्कृत पढ़ाइए और सब्जेक्ट तो कोई और पढ़ा देगा, संस्कृत आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। शिवानी अग्निहोत्र जी, हम संस्कृत पढ़ाएंगे। आज की मैराथन क्लास थी इसलिए इसको रखा गया है ना जी। और डेली आपको संस्कृत क्लास मिलेगी, उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना जी। बाकी मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूं, आप उसको देखते रहिए सारे के सारे छात्र, ठीक है जी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जी। तो इसको कहते हैं ए, एकदम राइट है, बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर किया है। जब कोई सुनता सुनती देखता तब पहचान कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रहीय शब्द भंडार कहलाते हैं। ए इज द लल्लन टॉप उत्तर। भाषा संगम, दो नहीं तीन नहीं कई प्रश्न आए हैं, जिसमें से एक दो प्रश्न मैंने भी यहां पर शामिल किया है। भाषा संगम से यहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है जी। भाषा संगम होता क्या है, आइए समझते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, सबसे निवेदन है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, हाँ एक इसके पीछे बहुत मेहनत है, तो हालांकि उसको छोड़ो, लेकिन आपसे निवेदन है, आपके मित्र आपके दोस्त जो भी हो वहां तक पहुंचाओगे, जो कि ताकि संस्कृत चंद्रा के प्रति आपका ये जो विश्वास है ऐसे ही बना रहे। भाषा संगम क्या है? भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक पहल के तहत, मतलब एक आपका एक योजना है, एक कैंपेन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अंतर्गत क्या आता है, भाषा संगम। हाँ कहें इस पहल के तहत स्कूल में युवा जो शिक्षार्थियों के बीच भाषाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से हमारे देश की अनूठी विशेषताओं का उत्सव मनाता है। भाषा संगम है क्या, इसका एक आपका कैंपेन चल रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, एक ये भी उसके अंतर्गत ये था भाषा संगम, है जी। एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था, जिससे भाषा संगम में का जो मतलब था कि जो हमारे युवा शिक्षार्थी हैं क्लासरूम में, जो युवा उनके बीच भाषाओं को बढ़ावा देना, मतलब एक से अधिक जो भी हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, भाषाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से हमारे देश की अनूठी विशेषता, उसकी हमारे देश की एकता को बढ़ावा देना था, ठीक है जी। इसका स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भारत के संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची के 22 भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी प्रदर्शन प्रदान करते हैं। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, भाषा संगम में क्या होता है, जो स्कूल और शैक्षणिक संस्थान है उसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, उसमें भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी प्रदर्शन करने के लिए उनको हमको प्रोत्साहित करना, उनको उत्साहित करना, या भाषा संगम का के अंतर्गत था, ठीक है जी। अभी और भी कुछ होगा, आइए। भाषा संगम के उद्देश्य क्या थे? अगर भाषा संगम का उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो भाषा संगम का कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था ये जान लो। इसका उद्देश्य था छात्रों को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में परिचित कराना, छात्रों के बीच भाषाई सद्भाव को तेज करना और भाषाओं को सीखने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो भाषा संगम का उद्देश्य था कि जो भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हमारी शामिल हैं, उन सभी भाषाओं का अध्ययन अध्यापन छात्र जो है उन सभी भाषाओं में प्रवीण हो सके और एक दूसरे की भाषाओं को सीख सके। इससे क्या होता है, आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता का परिचय कराना था भाषा संगम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है जी। आगे आते हैं, और ये भाषा संगम किसके अंतर्गत का कार्यक्रम था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारत में विविधता में एकता की क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विविधता में एकता की भारतीय विचारधारा को बढ़ावा देना है, ठीक है। विविधता में एकता की जो ये भारतीय विचारधारा है ना, इसको बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उद्देश्य क्या था? अपने पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की रुचि पैदा करना, मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें आप एक दूसरे राज्य का इंटरेस्ट हो, ऐसा उन्हें अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भी हमारे देश के केंद्र शासित हैं राज्य हैं, जो भी आपके मुख्य आस पड़ोस के जो भी राज्य हैं, सभी में क्या था कि उनकी संस्कृतियां जो हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है, और एक दूसरे की संस्कृति में जो है, हाँ बिल्कुल। आइए अभी और भी है, सरदार वल्लभ भाई, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में और जान लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की गई थी, ठीक है जी, अक्टूबर 2015 में, ठीक है जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की गई थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने 2016 और 17 में अपने बजट भाषण में इस पहल की घोषणा की, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करना, ठीक है, करने के लिए, ठीक है जी।
तो कहीं ना कहीं यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भाषा संगम भी है और सबका उद्देश्य है विविधता में एकता। जो हमारे 8वीं सूची में जो भी भाषाएं शामिल, उसमें छात्र एक दूसरे की भाषाओं को सीख सके, बोल सके, कह सके, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए एक प्रश्न भी है मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न देखते हैं। जो भी छात्र जा रहे हैं उनसे निवेदन है प्लीज सेशन को बना के रखें। अभी और आगे, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। विद्यालयी बच्चों में ध्यान देना, भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव या भाषा संगम। यहां इन्होंने कहा है केवल विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को हम क्या नाम देते हैं, तो उसको कहते हैं ए भाषा संगम। ठीक है जी, उसको हम भाषा संगम के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जितने छात्र हैं सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है शेयर कर देना। मेरे प्रिय छात्रों, एक आपके लिए एक थोड़ा सा जी हमने प्रयास किया है, उसको अप्रिशिएट करें। हाँ जी, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। डी इज द लल्लन टॉप उत्तर। आगे और है, निम्नलिखित में कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। याद रखना दोनों प्रश्न में अंतर है कि यहां विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को भाषा संगम कहते हैं, और कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो बताओ कौन सा था? तो जाहिर सी बात है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत यह कार्यक्रम था। ठीक है जी मेरे प्रिय छात्रों, 20 दा लल्लन टॉप उत्तर। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मेरे प्रिय छात्रों, एक छोटा सा प्रयास है और ये हम हमेशा आपके लिए प्रयास करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपको भी उपस्थित होकर यह बताना होगा, है ना जी, कि चलते हैं मेरे प्रिय। तो बिल्कुल आपका 20 द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों, ध्यान देना, शब्दों के हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे मां जूता, दादी साथ, मैं भी, दादी साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? जल्दी बताओ। यह एक प्रश्न है। जब बच्चे हाव भाव के संयोजन के बाद में दो शब्दीय वाक्यों जैसे मां जूता, मां जूता, मां जूता, ऐसे आप कहते हैं ना जी, बहुत जल्दी में हो कि आप तैयार हो रहे हो, बैग पे मां जूता, तो मतलब बैग करते हुए मां जूता, तो मतलब मां जूता दीजिए, ऐसा आपका कहने का उद्देश्य होता है। तो यह दो शब्दीय संक्षिप्तता है, कूजन है, रोना है या फिर बबलाना है। देखो जी, मां जूता है, जब इतना बोल ले रहे हो तो ये ना तो कूजन हो सकता है, ना तो बबलाना हो सकता है, और ना ही आपका रोना हो सकता है। या होगा दो शब्दीय संक्षिप्तता। दो शब्दीय संक्षिप्तता क्या है ना जी? जब हम हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों को हम बोलते हैं, ठीक है जी, दो शब्दीय वाक्यों को बोलते हैं, वह कहलाता है दो शब्दीय संक्षिप्तता। समझे ना जी? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार। नॉट बी, ए इज द लल्लन टॉप उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मुद्रित समृद्ध प्रवेश या प्रिंट समृद्ध वातावरण, या प्रिंट समृद्ध वातावरण, कई नामों से जानते हैं इसको, हालांकि प्रिंट समृद्ध, और इन सब पर चर्चा मैंने टैगवर्ड में भी की है। वातावरण ये होता क्या है? मुद्रित समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय ऐसे वातावरण से है जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, मतलब क्लासरूम की बात करेंगे, अपने क्लासरूम में आसपास, कक्षा में पठन, चित्र, चार्ट, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य, विद्यार्थी द्वारा लिखी रचनाओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं। जैसे क्लासरूम में बच्चा है तो आप देखते होंगे आपके जो क्लासेस हैं, जो अभी आपके आज की डिजिटल इंडिया के जो क्लासेस, दीवालों पर बढ़िया बढ़िया, आप प्राइमरी में भी जाओगे तो वहां वर्णमाला लिख देते हैं, वहां वर्णमाला का पोस्टर चिपका देते हैं, समझे ना जी? वहां पर आपको, है ना जी, बहुत सारे फ्लैग्स चिपका देते हैं, उसमें आपको एप्पल लिखा होगा, बॉल लिखा होगा, ये सारी चीजें आपको दीवालों पर देखने को मिलती हैं। कैलेंडर होगा, सूचना पट्ट जो होता है, हाँ, ये सारी चीजें क्या है? आपको मुद्रित समृद्ध परिवेश के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें छात्र बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया से सीखता है। ठीक है जी मेरे प्रिय छात्रों, ये सारे के
सारे टॉपिक जो है मेरे प्रिय छात्रों आपको कहां मिलेंगे, आपके हिंदी वाले पेपर में जाकर देख लेना। प्रश्न कहीं और से, ये सारी चीजें कहीं और से उठा के नहीं ले, बिल्कुल आपके प्रश्नों से उठा उठा के लाया हूं जी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें क्या होती हैं? चित्रात्मक पुस्तकें, आइए देखते हैं चित्र क्या होती हैं। वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, ठीक है, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन, किस चिंतन को याद रखना, किसको, दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं, उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें कहा जाएगा। मतलब चित्रात्मक पुस्तकें क्या करती हैं, छात्रों को दृश्यात्मक कौशल, हाँ, दृश्यात्मक मतलब देख करके चिंतन करना। हाँ, जैसे जा रहे हो हैं, लगी है बढ़िया नई नई मूवी का पोस्टर लग गया है, देखे तो अरे चिंतन, अरे वाह कब लगी, देखो कहां कब चलेगी, थिएटर में है, आपने देखा, ये क्या है, दृश्यात्मक चिंतन है। अवलोकन कौशल में वृद्धि कर चित्रात्मक पुस्तकें कहा जाएगा। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों की सोचने एवं कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। क्या लाभ है, बहुत अच्छी लाइन है। चित्रात्मक पुस्तकें क्या करती हैं, छात्रों के सोचने एवं उनकी जो कल्पना शक्ति है उस पर, जैसे किसी अगर पाठ में कोई आपको चित्र देकर कोई समझा रहा है, किसी पाठ में चित्र दिया है, तो जब आप उसको देखते हो तो उसके बारे में सोचते हो, हाँ, तो कल्पना शक्ति, आप चिंतन करते हो। चित्रों की भाषा स्वच्छता उन्मुक्तता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने तथ्य को स्वयं गढ़ता है। बिल्कुल, इसमें चित्र देखकर आप स्वयं उसके चीजों को आप स्वयं बोल रहे हो, स्वयं समझ रहे हो उसके बारे में। तो जैसे कोई आपको दे दिया गया कोई चित्र, ठीक है जी, आपको कोई भी चित्र दे दिया गया, जैसे आपको भारत का मानचित्र दे दिया गया, ठीक है जी, हाँ, इसके बाद भारत का मानचित्र दे दिया गया, अब बना नहीं है तो मान लो पाकिस्तान जो भी बन गया है, हाँ, ले हम हटा दे रहे हैं तो कहोगे पाकिस्तान बना दिए, ठीक है जी। तो माना आपको भारत का मानचित्र दे दिया गया है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है जी, हाँ, अगर माना भारत का मानचित्र दे दिया गया है आपको, तो आप क्या करोगे, अब यहां पर आपने, हो सकता है यहां पे राज्यवाद जैसे ऐसे बांटे बांटे हो, है ना जी, तो आप क्या करोगे, देखोगे तो सोचोगे कि नहीं नहीं इसमें राज्यों के बारे में बात किया गया है या वहां के सकल घरेलू आयोग किस विषय में बात की गई, थोड़ा चित्र को देखकर आपके अंदर, अभी आप देखते हैं ना जी, जैसे हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों ने तब आंखें खोली, अब हो सकता है उसमें चिड़िया बनी हो, बच्चे ऐसे आंखें खोल के देख रहे हो, ऐसे चित्र बने हो, तो वह आपको सोचने, उस चित्र को देखने में मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है छात्रों को, और चिंतन कौशल का विकास भी होता है। चित्रात्मक पुस्तकें होती हैं, बहुत अच्छा है, यह सृजनात्मकता बढ़ाती है, ठीक है जी, उन्मुक्तता बढ़ाती है, स्वच्छंदता बढ़ाती है ना जी, ये सारी चीजें, कल्पना शक्ति बढ़ाती है, सोचने की शक्ति बढ़ाती है, अवलोकन कौशल विकसित करता है, दृश्यात्मक चिंतन विकसित करता है, कौन, ये सारी चीजें चित्रात्मक पुस्तकें करती हैं। आइए, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों, बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाएगा, विश्वकोश, चित्रात्मक पुस्तकें, मिथक और अनुश्रुति या वास्तविक वस्तुएं, जल्दी बोलो क्या कहा जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। जितने जितने छात्र हैं सभी का, हाँ जी, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत, नंदिनी सिंह जी, राहुल जायसवाल जी, बिंदु कुमारी जी, और जो भी है, मनसा मौर्य जी, स्वागतम सर्वेशम। हिंदी वाली कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वाली क्लास में स्वागत है। तो चित्रात्मक पुस्तकों के नाम से जाना जाएगा, है ना जी, जिसमें शब्द कम होते हैं, चित्र ज्यादा होते हैं, ठीक है, शब्द कम है, ऐसी पुस्तक वह आपकी चित्रात्मक पुस्तकें कहलाती हैं। आगे आइए, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा, ध्यान देना, अब सीधे प्रश्न चलेंगे हम लोग। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के और नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है, इसको क्या बोलोगे, घर की वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, शिक्षण सामग्री या कक्षा कक्ष सामग्री, जल्दी बताएंगे क्या क्या है। सिक्के हैं, उसकी पर्स में होगा, हाँ, शिक्षिका के। नक्शे, टिकट, कहीं की यात्रा का टिकट होगा, जल्दी बताओ किस रूप में हम जानेंगे उसको, फटाफट बताओ, अब सेशन चल रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे प्रिय छात्रों। स्वागत हम सर्वेशम, कह रहे हैं सर बी सही है, बिल्कुल वास्तविक वस्तुएं या रियलिया के नाम से जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम बी इज द लल्लन टाइप उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है, आत्म केंद्रित वाचन, आत्म केंद्रित, अब बताओ आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है। चलते बढ़ते हो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मेरे
प्रिय छात्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के हिंदी वाली क्लास में। हाँ जी, यह बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना कि बच्चे देते हैं। बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक हैं। दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। जल्दी बताओ क्या तात्पर्य है। सभी छात्र बताएंगे। अंकिता तिवारी जी बताएं दूसरे का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 तो कहोगे ए सही है। आत्म केंद्रित वाचन क्या है? आप जैसे आप आत्म जैसा आत्म हम जैसा सोचें वैसा समझो दूसरों को सोच रहा है, वह हुआ आत्म केंद्रित वाचन। बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसे कि वे करते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वैसा दूसरा भी वही चीज मानता है, समझता है। यह क्या है? आपका आत्म केंद्रित कहता है। ठीक है जी, तो लोग उतना ध्यान देते हैं। ये सारी चीजें गलत है। आपका ए सही है। आत्मवत, हाँ, अपने जैसे सबको मान लेना है ना जी, वही वाला चीज है। तो बिल्कुल आत्मवाचन बी इज राइट। यह वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण है पठन पूर्व, पठन के दौरान, पठन के बाद या स्वयं पठन। दिख रहा है क्वेश्चन ज्यादा छोटा तो नहीं है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, बताते रहो जी इसमें कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों जल्दी बताएंगे जी कि ये क्या है? वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है, समूह के पठन की मॉनिटरिंग भी कर रहा है, बच्चे अटक जाते तो उन्हें संकेत देता है। तो यह होगा पठन के दौरान। ये क्रिया कब होती है? पठन के दौरान की क्रिया है। बी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है। मेरे प्रिय छात्रों चढ़ते रहो, बढ़ाते रहो सेशन को, सबकी जिम्मेदारी है। बी इज द लल्लन टाप उत्तर। पठन क्या है? चलो बताओ, व्हाट इज द पठन? जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना। पठन कौशल याद रखना, पढ़ना। पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। सभी लोग बताएं पठन आखिर है क्या? जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ए बी सी डी सब लोग कहें सर बी इज द राइट आंसर। बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है कि पाठ समय की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। अच्छा, अनुमान लगाने की सतत पाठक पाठ समय क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि यह कि उसे पाठ सामग्री में क्या मिलता है। पढ़ते समय याद रखना, अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। पठन आपका डी इज द राइट आंसर है। मेरे प्रेक्षक नॉट बी को बना लो उल्टा डी। याद रखना यहां पर नहीं बी नहीं सही है जी, ना 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 ना। विषय वस्तु और प्रकारों की परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। अपने विचारों और सुझावों का अनुसरण करने से तात्पर्य नहीं है। यह अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है, स्वयं से क्या, मतलब किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद का जो सीन होता है उसमें सृजनात्मकता भी शामिल है। सृजनात्मकता में यह है कि भाई साहब कि हम अपने तरीके से उसमें और क्या जोड़ करके हम उसको जैसे सारांश कहते हो तो सारांश अपने शब्दों में कहते हो, इसलिए आपका बी को कर लो उल्टा हो जाएगा डी। एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मेरे प्रिय छात्रों भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? वेरी सिंपल, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग उत्तर करोगे। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग बताओ, जल्दी बताओ। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर करेंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। बताओ, भारत की शिक्षा नीति में बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, त्रिभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, द्विभाषावाद। उत्तर करो। हमें पता है कि आप लोग इसका उत्तर क्या करोगे। पांचवें का ए सही है। वाह वाह वाह। एक कभी प्रश्न नहीं समझोगे जी, प्रश्न समझिए मेरे प्रिय छात्र। प्रश्न में भारत की जो शिक्षा में भाषा की नीति है, जो भारतीय हमारी शिक्षा है, उस भाषा नीति किस रूप में है? तो वो त्रिभाषा सूत्र के रूप में है। ठीक है जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है।
जो भारत की शिक्षा नीति है वो त्रिभाषा सूत्र नीति के है, ठीक है जी, वह त्रिभाषा सूत्र के रूप में है। समझे कि नहीं समझे? नेहा कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है, और निहारिका पांडे जी अगर कहीं होंगे तो उनका बहुत स्वागत करता हूं। नहीं, निहारिका जी की रोज शिकायत रहती है सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो निहारिका जी अगर आप क्लास में हैं तो आपका स्वागत है। कई बार इनके कमेंट्स आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे मैं अगर मोबाइल जैसे मैं कॉलिंग पर ध्यान जाता है तो जो नाम सामने आता है वही नाम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो त्रिभाषा सूत्र के रूप में उसको हम जानते हैं, जो हमारी भारत की शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र के रूप में है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बालिका ने अभी हाल में ही बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के संकेत के बारे में सही नहीं है? चलो बताओ, यहां जल्दी बताएंगे मेरे पे किसका है, कौन सा सही है। ये गलत है, ये बस यहीं तक है प्रश्न है, ये एक्स्ट्रा इसमें आ गया है जी, ठीक है जी। बस इतना समझेंगे कि बालिका है बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है, वह दीवारों में फर्श पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है जिनका ना तो कोई आकार है ना प्रतिरूप है। वह भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? जल्दी बताएं सारे छात्र। संज्ञानात्मक विकास का भाग, अभी भी संख्या बोध का विकास, आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता। उत्तर करेंगे, अभी अभी मैंने इसको बताया सिखाया है आपको। जल्दी बताएंगे छठा क्वेश्चन है कौन सा सही है। सभी छात्र बता रहे हैं सर ए बी, इसको ए बी सी मानो। आरंभिक साक्षरता इज द राइट, इसी को उदीयमान साक्षरता बोल सकते हो, ठीक है। अभी बताया, जो अभी आए हो जान जाए, पूरी क्लास देखना, आगे कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है जी। आकस्मिक साक्षरता के नाम से जानते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है जी, एकदम राइट है सी। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़ों में, याद रखना, दो पेयर्स, दो छात्रों को जोड़ा काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। मतलब जैसे ये रमेश है, ये सुरेश है, इस सुरेश से कह रहे हैं 8 वाक्य हैं, बारी बारी बोलो, तो सुरेश जो है उसको बारी बारी लिख रहे हैं, ठीक है। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? मैंने इसको बताया है, समझाया है। संस्कृत वाली क्लास में भी ऐसा प्रश्न आता है, हिंदी वाले में भी। जल्दी बताओ कौन सा लेख है। जितने छात्र हैं सभी का स्वागत है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे कि पारस्परिक श्रुतलेख है, श्रवण कार्य, लेखन कार्य है, अनुच्छेद श्रुतलेख। सभी लोग बताएंगे बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हो। जब भी कभी कहा जाए दो दो के जोड़े में है, या कहा जाए युग्म कार्य है, युग्म कार्य दिया हो, दो दो के जोड़ों में कार्य दिया गया हो, एक बोल रहा हो छात्र, दूसरा उसका सहपाठी लिख रहा हो, फिर एक दूसरे को दिखा रहे हैं, यह पारस्परिक श्रुतलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? पारस्परिक श्रुतलेख कहलाता है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषीय प्रकृति क्या है? एक तमिल बोलता है, एक तेलुगु बोलता है, यही तो होगा भिन्न भिन्न भाषाई परिक्षेत्र से। तो कक्षा की यह बहुभाषीय प्रकृति क्या है? कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ हो जाएगा, गड़बड़। एक प्रकार का व्यवधान है, क्योंकि यह भाषा का अधिगम भ्रमित करे। निगेटिव व्यवधान क्या है? निगेटिव है, बोझ निगेटिव है। भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, सी इज द लल्लन टॉप उत्तर। अगर हम 2 छात्र बहुभाषीय पृष्ठभूमि के हैं तो हम क्या करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, हम उनके जो भी भाषा का अधिगम एक संसाधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी क्लास में, और वही क्या कहलाएगी? बहुभाषिक कक्षा कहलाती है, ठीक है जी। कई बार बताया है बहुभाषिक कक्षा का, यहां डिफिनेशन मैं नहीं लाया हूं क्योंकि बहुभाषिक कक्षा के विषय में संस्कृत के टैग वर्ड क्लास में मैंने बहुभाषिकता पे स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना, प्रश्न भी करवाए हैं मैंने। तो यहां पे सी एकदम राइट है, एकदम सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? कौन सा स्तर? प्राथमिक स्तर। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तर कर दो सभी। जल्दी बताओ, फटाफट आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है, जिम्मेदारी आपकी है। सभी से निवेदन है जी। नमस्कार सभी छात्रों का। तो कहिए सबसे भैया, मातृभाषा इज द राइट आंसर। सब जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। मातृभाषा में हमेशा शिक्षण कार्य कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा मुड़कन मतलब जिह्वा मोड़कर, ऐसा गीत, टंग ट्विस्टर, ऐसे जो जिह्वा को मोड़कर जो
चीजें करवा रही है या करवाती है, या शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है। एक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के ऐसे करके बोलो, वैसे करके बोलो, हो सकता है तीनों प्रकार के सा हो, शा शा शा, तो ये वाले तालब शाह को बोलेंगे, तालु को थोड़ा सा जीवा शाह, हल्का सा टंग ट्विस्टर, कभी जीभ को मोड़ के, मतलब वह आपसे क्या करवाना चाह रही है। श्रवण, वाचन और उच्चारण, वाचन और पठन, उच्चारण, समावेशित रूप से सभी कौशल। जल्दी बताओ वह किस चीज का विकास करना चाह रही है। सभी कह रहे हैं सर डी इज द राइट आंसर या ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मोनी सिंह जी, सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन करके उत्तर करें तो समझ में आएगा। सी बता रहे हैं सभी छात्र, ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। ध्यान देना, ये जो टंग ट्विस्टर है वह आपसे उच्चारण करना सिखा रही है, आपको उच्चारण करना कि शा शा स, ऐसे आपको बार बार जो ये एक क्रियाकलाप हो रहा है टंग ट्विस्टर करवाती है, वह उच्चारण से संबंधित है। समझे ना जी। सी इज द लल्लन टॉप उत्तर, बाकी सब है गलत मेरे प्रिय छात्रों। ये वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन नहीं जानता है। 20 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान जो अंतर है, डिफरेंट है, जो डिफरेंस है वो क्या अंतर, विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा मतलब उसकी मातृभाषा, बोली जा रही भाषा मतलब मातृभाषा कह सकते हो आप, और विद्यालय में पढ़ाई जा रही भाषा मतलब लक्ष्य भाषा, द्वितीय भाषा या लक्ष्य भाषा कह सकते हो। तो मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच में जो अंतर है उसको हम क्या कह सकते हैं। उसके लिए एक शिक्षार्थी को एक शिक्षक को अनदेखी करना चाहिए, उसको अंतर को बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, पाटना या पुल बनाना चाहिए। बताओ जल्दी क्या करना चाहिए उसको। सारे छात्र बताएंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। अंशिका जी और स्वागत है, अंशिका शुक्ला जी, शांति देवी जी, डी फॉर डेनमार्क, बहुत अच्छा उत्तर करते हैं लोग। पाटना या पुल बनाना चाहिए, ठीक है। डी इज द लल्लन टॉप उत्तर। पूछो क्यों, इसी को कहते हैं सोपानीकरण करना चाहिए। क्या सोपानीकरण करना चाहिए। संस्कृत में इसको तो एक नाम से और जानता है, पृष्ठाश्रय, हो सकता है हिंदी में पुल पृष्ठाश्रयम, पृष्ठाश्रय नाम से भी इसको जानते हैं। पाटना, पाढ़ या पुल बनाना। अगर बालक कोई सीख नहीं पा रहा उसके लिए हमको पाटना या सोपान का निर्माण करना चाहिए, उसको हमको सिखाना चाहिए, हाँ उसकी हेल्प करना चाहिए। तो डी इज द लल्लन टॉप माय डियर स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, भाषा विकास का स्रोत है। चलो बताओ। जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। भाषा कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। चलो बताओ, 4 स्रोत आपके सामने हैं, ऐसा कौन सा स्रोत है जो बालक के भाषा विकास में हेल्प करता है। सुप्रिया पांडे जी, सुशील जोशी जी, ए.के. राव जी, अजय कुमार राव जी, वैशाली राजभर जी, समर कनौजिया जी, बहुत बहुत स्वागत सभी छात्रों का। जितने छात्र हैं हमारे इस क्लास में, आपका प्यार आपका दुलार ऐसे ही बना रहे मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं। यह है बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा जो है उससे बच्चों का भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है। गर्भ के दौरान जब मां भाषा बोलती है तो उतना उस पर असर नहीं पड़ता है। जन्म देते समय मां द्वारा जो बोली जा रही भाषा बिल्कुल नहीं। जब बच्चे दूसरों द्वारा, सबसे पहले बच्चा जो अक्सर, चूंकि उसकी पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, परिवार में वो जो सबसे जो सानिध्य में रहता है वो माँ के सानिध्य में रहता है, माँ के देख रेख में रहता है, तो वहां माँ द्वारा जो अक्सर भाषा बोली प्रयोग करेगी उससे बच्चे का भाषा विकास ज्यादा बढ़िया होगा। माता जी अंग्रेजी में बोले, बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। दिस इज द राइट आंसर। आगे आइए। भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करना है। कोई भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उससे क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों। भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या है, हम अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ नया लेसन पढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कहां ध्यान, अध्याय के सारांश पर, अध्याय में आए कठिन शब्दों पर, अध्याय के व्याकरणिक पहलू पर, अध्याय की थीम उनके
पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। चलो बताओ कौन सा सही है, छात्रों के ऊपर हमको कहां ध्यान देना चाहिए। सभी छात्र बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। ये छोड़ दे रहा हूं आपके ऊपर। सभी लोग कह रहे हैं डी, बिल्कुल। अध्याय की जो थीम है वो छात्रों के पूर्व अनुभवों से जोड़ना। ये काम कहां होता है, जब आप पढ़ाने जाते हो तो प्रस्तावना कौशल में करते हो, ठीक है जी। प्रस्तावना कौशल में इसका प्रयोग आप करते हैं, ठीक है जी। तो नया अध्याय पढ़ाने के पहले हमको डी वाला ऑप्शन यहां हमको अप्लाई करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। भाषा के प्रभावशाली आकलन में क्या शामिल है, प्रभावशाली आकलन में क्या शामिल है। सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। प्रभावी आकलन में क्या शामिल है, प्रभावी आकलन कैसे हो सकता है, जल्दी बताओ। फटाफट लाइक करोगे, शेयर करोगे, उत्तर जल्दी जल्दी करोगे जी। अंशिका जी करें 13वें का डी से एकदम राइट है, पूर्वानुभव, बिल्कुल बहुत अच्छा। मेरे प्रिय छात्रों सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय छात्र ध्यान देना, प्रभावशाली आकलन कब होगा, जब आप कहोगे डी सही है। एकदम राइट आंसर किया है, क्या बात है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, एकदम लल्लन टॉप। तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। इन्होंने कहा है आकलन के विभिन्न प्रकारों के तरीकों का उपयोग करना, क्योंकि हमारी जो कक्षा होती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता को लिए हुए छात्र होते हैं, तो हम इसीलिए लचीलापन इसमें भी होना चाहिए। आकलन के अनेक तरीकों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो आपका डी इज द राइट आंसर है। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहां लेखन का उद्देश्य क्या है। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद को बहुत ही आकर्षक शुरुआत की, लिखो तो खूब बढ़िया से अच्छी शुरुआत करो जिससे कि पाठक आकर्षित हो सके। यह लेखन का क्या उद्देश्य है, व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने को प्रयास करना, लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग। तो याद रखना आकर्षक शुरुआत है ना जी, एक बेहतरीन शुरुआत। तो जल्दी बताओ कौन सा सही है। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। सभी लोग कहें सर सी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टॉप जी। रचनात्मक रूप से, या एक तो रचनात्मकता क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है, तो वैसे भी सही है। हाँ, तो आपका सी इज द लल्लन टॉप। अभी पॉजिटिव निगेटिव भी एक वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे। भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित कार्यों के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी भी भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं, जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे। कुछ चयनित बच्चे उन समूहों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, गलत है भैया, कहे नहीं होती है। सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानी पूर्वक अवलोकन, बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करना। कभी ग्रेड देने की बात हो जाए, अंक देने की बात हो जाए तो यह निगेटिव होता है, तो यह भी गलत हो गया। अब बताओ ऊपर के दो में कौन सा सही है। सारे छात्र उत्तर करोगे जी, जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। तो आप कहोगे सर इसमें जी ये भी गलत है, भूमिका आयाम की, बिल्कुल। तो यहां पे बी इज द राइट आंसर है, एकदम सही है। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा समूह हो जहां पर एक दूसरे को लोग सक्रिय रूप से भागीदारी करते, एक दूसरे को छात्रों को प्रोत्साहित करें, ना कि हतोत्साहित। आपका बी इज द लल्लन टॉप उत्तर। निम्नलिखित कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। कौन सा चार ऑप्शन में ऐसा है जो पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। सभी छात्र उत्तर करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है। जो भी छात्र हैं सेशन को लाइक जरूर कर देना मेरे प्रिय छात्रों, आपकी ये जिम्मेदारी है। बाकी तो हम करें बी सही है। पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, पाठ्य सामग्री को पढ़ते उसमें से निष्कर्ष ढूंढना, शब्दों और शब्द समूहों के अर्थ समझना, अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। याद रखना पठन विकसित करने का उद्देश्य डी नहीं है, पठन का उद्देश्य होता है पाठ सामग्री उसके निष्कर्ष को ढूंढना, मतलब जो भी आप पढ़े उसका निष्कर्ष का आपको पता चले, यह पठन का उद्देश्य होता है। पठन का उद्देश्य यह भी होता है कि अपने पूर्व अनुभवों से हम उस जो पढ़ रहे हैं उसको हम जोड़ सकें। पठन का उद्देश्य यह भी होता है शब्द समूहों के अर्थ को समझना। यहां पे डी वाला यह उद्देश्य नहीं है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। कर लो जी सही। 16वें
कृपया मेंशन करके भेजें कि कहां से वॉइस नहीं आ रही, वहां से हम फिर से शुरू कर देंगे। वॉइस कहां से नहीं आ रही है बताएं, क्वेश्चन नंबर बताएं कहां से, किस क्वेश्चन नंबर से वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं वहां से आपको फिर से समझा दूं। ठीक है जी, हम पढ़ाते रहो तो नहीं समझ में आता है जी। ठीक है, अभी जा रही है आवाज हमारी, प्रॉपरली आवाज जा रही है अभी क्लियर है? तो एक बार बताओ सभी लोग, कमेंट करके बता दीजिए कि कहां से हमारी आवाज आपको नहीं मिल रही है, क्वेश्चन नंबर कितने से। जी नीलम जी, अंशिका शुक्ला जी, एक बार बताएं कहां से, किस क्वेश्चन नंबर से हमारी आवाज आपको नहीं मिल रही है, हम वहां से आपको फिर से बता दें। ठीक है जी, यहां तक 20 तक आवाज आ रही थी जी हमारी। बताओ बताओ अभी, नो साउंड, ओके जी। ओम प्रकाश पांडे जी, सभी लोग बताएं अभी हमारी आवाज किस क्वेश्चन नंबर से नहीं आ रही थी, ये बताएं तो हम उसको वहां से फिर से स्टार्ट कर दें, जल्दी से बता देंगे कमेंट के माध्यम से सभी छात्र हमको। आपके कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, चलिए यहीं शुरू करते हैं। अपने लेखन की अंतिम रूप देने से पहले योजना बनाना और प्रारूप के चरणों में वह परिचित, तो लेखन की एक प्रक्रिया में अंतर आता है। पहले विचार मंथन होता है, फिर रूपरेखा, फिर प्रारूप निर्माण करते हो, फिर आपके और आगे के फिर अंतिम प्रारूप, फिर संपादन, ऐसे करते हुए आप एक जो लेखन करते हो एक प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं, एक प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों जो भी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स चल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो सकता है टेक्निकल इश्यू हो, तो सभी का बहुत स्वागत है। चलो जी ध्यान देना, तो यह लेखन की प्रक्रिया है। अब आगे देख लेंगे जी, अनुच्छेद लेखन और व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान, वर्तनी की जांच का लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? संपादन है, प्रारूपण है, प्रतिपुष्टि है, विचार मंथन है। तो मेरे प्रिय छात्रों आप कहोगे यह विचार मंथन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो कहोगे विचार मंथन के अंतर्गत आता है मेरे प्रिय छात्रों। आगे चलें, आगे बढ़ें। तो यह विचार मंथन प्रारूपण के अंतर्गत आता है, माफ कीजिए विचार मंथन नहीं, प्रतिपुष्टि नहीं, संपादन नहीं, यह बी प्रारूपण। ये सारी क्रियाएं किस में आता है? प्रारूपण के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण को नियम हैं जिससे वन एक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन कर उसका उपागम किससे मेल खाता है? सभी लोग बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। तो व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, प्रकृतिवादी, रचनावादी। तो आप कहोगे मेरे प्रिय छात्र यहां पर जो आप चर्चा करते हो, आप कहते हो यहां पर यह होता है रचनावादी। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं जी। आप कमेंट्स कर रहे हो, आ नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, समझते रहो, कमेंट देखेंगे। यह प्रकृतिवादी विचारधारा है, क्योंकि प्रकृतिवादी कौन है? नॉम चॉम्स्की है। कौन है? नॉम चॉम्स्की है प्रकृतिवादी, है ना जी। ये आपके प्रकृतिवादी विचारधारा है, नैसर्गिकता इसमें आती है। तो आपका सी इज द लल्लन टॉप उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं? याद करना, इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। सभी लोग बताएंगे कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या चुनौतीपूर्ण, क्या अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़, लाइब्रेरी में गया है और अपनी रुचि की पुस्तकें, अपने ही इंटरेस्ट की वाली पुस्तक वह पढ़ रहा है, तो बताओ कि वह कौन सा गहन पठन है, बारीकी से विस्तृत, या कौन सा? तो अभी भी मैंने आपको समझाया था वह विस्तृत पठन कहलाता है। ऊपर की अगर जिन्होंने अभी जो नए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, वो जाके अभी आ गया आपका जी, बिल्कुल आ गया, कमेंट आपके आ गए। अब बहुत शुक्रिया जी, आ गए आपके सारे कमेंट्स जी। सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आवाज फिर गुम हो गई है, फिर से जा रही है, जा तो रही भाई साहब आवाज। राजा खातून जी एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग, हमारी आवाज जा रही है? दिक्कत तो नहीं है? विस्तृत पठन होगा, रुचि की जब पुस्तकें पढ़ते तो अब विस्तृत पठन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में मुद्रित, लिखित, समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? अभी भी मैंने बताया है, जल्दी बताओ कौन सा सही है इसमें।
जी सब लोग बताओ। और हाँ 20% एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया जी। 23 का सी एकदम राइट आंसर था। मैं न्यू स्टूडेंट, बहुत स्वागत है। पटेल सपना जी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। और डेली आइए 8:15 पर 8:15 पर हिंदी वो संस्कृत चलती है। आज आपकी हिंदी की मैराथन लगी है। 8:15 AM पर संस्कृत भाषा मिलेगी और दोपहर में 2:15 पर आपको मिलेगी हिंदी भाषा। ठीक है जी, आज मैराथन की क्लास है, हिंदी इसलिए सुबह हो गई है। कक्षों में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, हाथ से छपाई करने के अवसर देना, आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर नया सृजित करने के लिए कहना। तो बताओ इसमें मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश कौन सा है? सभी लोग बताएंगे जी। शौर्य चौहान 5 स्टार जी, बहुत स्वागत है। नंदिनी सिंह जी, नारायण पराशर जी, सभी का जितने छात्र हैं, नाम न ले पाऊं तो आप हमारे हृदय में हैं सारे के सारे छात्र। याद रखना, जिनका नाम नहीं, सारे छात्र हमारे हृदय में। कहो तो हनुमान जी की तरह चीर के दिखाएं, क्योंकि आप संस्कृत चंद्रा परिवार के एक हिस्सा हैं। बताओ, बिल्कुल आप कहते हैं इसमें ए वाला एकदम राइट है। बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, यह मुद्रित लिखित समय प्रवेश का तात्पर्य होता है। तो आपका ए इज द लल्लन टॉप उत्तर, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा उत्तर है जी। जी किरण मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। हाँ जी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा। जो नए छात्र होंगे कमेंट, सब लोग कमेंट करेंगे और आंसर के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। तो बताओ जी, अगर मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? जल्दी बताओ मेरे प्रिय छात्रों। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। ध्यान देना, अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं कि बच्चों से यह कहें परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वह परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। मानक पठन परीक्षण, ध्यान देना, क्या सर्वोत्तम सलाह होगी? इससे बढ़िया सर्वोत्तम सलाह है कि परीक्षा में आने वाले जो प्रश्नों से मानक पठन मतलब वो मानक निर्धारित करके कि जो आप क्या कहते हैं ना कि प्री बोर्ड कराते हैं, वह आपका इसलिए होता है कि वह मानक पठन के अंतर्गत आता है परीक्षण, कि आपको कुछ इसी मानक पर आपके प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का हम अभ्यास कराते हैं। तो यह आपका राइट है, एकदम सही है मेरे प्रिय छात्रों। सभी का बहुत बहुत आपका सी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। ध्यान देना, भाषा के अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है, उस अध्यापक का क्या विश्वास है कि सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सिखाते हैं। इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। यहां देखो, अवसर प्राप्त करना, अनुशासित दोनों है, गलत है। बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो बताओ, अगर किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से शिक्षक ध्यान दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? सभी लोग बताओगे। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो छात्र माना अभी आए होंगे, देर से आए हैं, शुरुआत से हमारी क्लास जरूर देखिएगा। शुरुआत में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, तो शुरुआत में क्लास जरूर देखना जी। ठीक है जी, जो अभी देरी करके आए हैं उनको बता रहा हूं जी। डी बता रहे हैं, वाह 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 जी। शिवांगी सिंह जी और सिका जी, बहुत बहुत स्वागत। अमेठी की धरती से बच्चे भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए हमको अपने शिक्षण में लचीलापन होना चाहिए कि हम समय समय पर अपनी शिक्षण विधियों इत्यादि का चेंज कर सकें। व्यक्तिगत रूप से हम छात्रों पर ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है, तो हम व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देते हैं। डी इज द राइट आंसर। आगे आइए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है, क्योंकि जल्दी बताएंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना क्यों श्रेयस्कर है? अच्छा, बस थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लो जी।
इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है, इससे बौद्धिक विकास में सहायता होती है, यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो डी इज द राइट आंसर, बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है, याद रखना। प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि शिक्षण विधियों में एक होता है प्रत्यक्ष विधि, मैंने पढ़ाया है पेड क्लास में, जो छात्र हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं पेड क्लास तो उनका हम स्वागत करते हैं जी। शोभा देवी जी बहुत स्वागत है, ऐसा नहीं है मैं आपका कमेंट नहीं देखता हूं तो थोड़ा बिजी इधर रहता हूं इसलिए हम आपका कमेंट नहीं ले पाते हैं। शोभा देवी जी बहुत स्वागत है। निहारिका पांडे जी उनका बार बार कमेंट आता है सर हमारा नाम मिलते। निहारिका जी बहुत स्वागत है, आइए हिंदी वाली क्लास में। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है, या प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग करने के लिए मदद करना है? प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना। यह तो बिल्कुल नहीं है, बाकी बताओ कौन सा सही है जी, बताओ। केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। सभी छात्र बताएंगे जी, बताओ। यहां पे आपका उत्तर पहले आए फिर हम बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, बताओ जी। छत्तीसगढ़ से आज पहली क्लास देख रही हूं आरती गुप्ता जी, बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ से आपका हमारे इस संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी आरती गुप्ता जी बहुत स्वागत है, डेली आइए। पूजा गुप्ता जी क्लास का टाइमिंग फिर से देख लीजिए, सुबह में 8:15 पर आपकी होती है, एएम पर संस्कृत होती है, ठीक है जी। आज हिंदी हो रही है क्योंकि मैराथन क्लास थी। उसके बाद 2:15 पे दोपहर में आपकी होती है हिंदी की क्लास, ठीक है जी। 2:15 पे हिंदी की क्लास, 8:15 पर संस्कृत क्लास। ज्यादा जानकारी के लिए संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करके ढूंढोगे टेलीग्राम तो मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मिलता है आपकी पूरी क्लास की सूचना और संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स, सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलो जी बताओ, तो इसमें इन सबका उत्तर आ रहा है सर ए सही है, ए सही है, कुछ लोग बी और कुछ लोग सी। याद रखना इसमें बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्यों? देखो जी, ए बिल्कुल नहीं सही है। दैनिक स्थिति में भाषा प्रयोग मदद करना, प्रत्येक विद्यार्थियों को दैनिक स्थिति में भाषा का प्रयोग करने में मदद करना है जी, है ना जी। अच्छा एक ही चीज है क्या, दैनिक उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग मदद करना, दोनों एक ही है या नहीं है? ना 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 नहीं है, निगेटिव है, तो यह गलत है। यह इसमें देखो, इसमें नहीं है, निगेटिव है। इसमें केवल शब्द का प्रयोग, मात्र और केवल शब्द जो होता है वह भी निगेटिव होता है, तो यह भी गलत हो गया। अनुवाद, ये तो व्याकरण अनुवाद, ये भी गलत हो गया। आपका सी इज द लल्लन टॉप उत्तर है, एकदम सही है। मेरे प्रिय छात्रों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जिला बिहार रविकांत ऑफिशियल जी बहुत स्वागत है सभी छात्रों का हमारी क्लास में। बस खत्म होने वाला है जी, शायद 30 क्वेश्चन है आई थिंक, बस केवल। बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्यान देना, तुकबंदी मतलब जो राइम वर्ड्स होते हैं, जो राइम वर्ड्स होते हैं उनको अलग करवा रही है, पृथक पृथक। वह किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तुकबंदी को। जल्दी बताओ, आरंभिक ध्वनियां। हाँ जी, कहेगा भी रमेश, जैसे आपको है, हाँ जी, हरता धरता करता, ऐसे शब्दों को अलग करो जी। थैंक यू दीपशिखा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट ही हमारे लिए ऊर्जा होती है, आपका कमेंट हमारे लिए एकदम मोटिवेशन का कार्य करती है। तो यह ध्वनि विज्ञान जागरूकता, ए इज द, कोई आकृति विज्ञान नहीं, चित्र नहीं, व्याकरण नहीं, आपका ध्वनि विज्ञान। चूंकि भाई राइम जैसे करता, धरता, हाँ, हरता, ऐसे शब्दों को अलग करवा रही, मतलब ध्वनि संबंधी जागरूकता आपको उत्पन्न करवा रही है। ए इज द लल्लन टॉप उत्तर। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल का परीक्षा ले रही है? कोई शब्द, कोई वाक्य दिया, उसमें एक शब्द को रेखांकित कर दिया और कह रही है कि इसके समीपस्थ अर्थ वाले शब्दों को चुनो। बताओ ये क्या है? जैसे मतलब आपसे समानार्थी पूछ ली तो बताओ वो क्या है? गोपाल ऋषभ सिंह जी राजपूत जी बहुत स्वागत है। प्लीज सभी जो भी नए छात्र होंगे सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए जाएंगे, सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। यहां पर आपका क्या है जी? शब्द भंडार, शब्द संपदा, यही लिखा होता है हिंदी में शब्द संपदा, यह भी सही होती है, ठीक है जी। तो बिल्कुल शब्द भंडार इज द राइट आंसर है, एकदम बहुत बढ़िया। जब भी हमसे समानार्थी, जब भी हमसे विलोमार्थी, जब भी हमसे उसके समीपस्थ अर्थ को बताने की बात कर, समझो शब्द भंडार की बात कर रहे हैं। आगे आइए,
वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, स्थितिपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम। वाचन, बोलना और शारीरिक क्रियाओं को समन्वय पर आधारित। जब भी शारीरिक क्रियाएं समन्वित या शारीरिक सक्रियता के साथ कोई कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? उत्तर करो। जो भी छात्र अगर उनको पेड क्लास संस्कृत भाषा की, हिंदी भाषा की पढ़नी हो तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस लिखे हुए नंबर पर 79857890। हर स्लाइड में आपको नंबर हमारा दिख जाएगा। बताते रहो मेरे प्रिय छात्रों कौन सा है सही। कहें 30 का सी सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जब भी शारीरिक क्रियाओं का समन्वय शामिल हो जाए समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। याद रखना, जब भी हम बोले, शिक्षक बोले, छात्र सक्रिय रूप से शारीरिक क्रियाओं से वह पालन करे, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बी इज द लल्लनटा। यह उत्तर आपका होमवर्क है। जितने छात्र जुड़े हैं इस सारे होमवर्क का इसका होमवर्क का उत्तर आपको कहां करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। सारांश पठन के रूप में जाना जाता है। ये आपका 32वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क है आपका। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करोगे, सारे के सारे छात्र, और यह लिखते हुए कि आप किस जिले से हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, साथ में आंसर करोगे। और ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। इससे एक सुंदर सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर करने का। मेरे प्रिय छात्रों, तो कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि ये क्लास हिंदी की मैराथन आपको कैसी लगी है या फिर अभी आपको और क्या पढ़ना है। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। मेरे प्रिय छात्रों देख लो जी, यहां उत्तर बिल्कुल नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। ये टेट और सुपर टेट के बैचेज आपके 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन ज्वाइन। ठीक है जी। 20 अगस्त के बाद से सीटेट के बाद से टेट और सुपर टेट के बैचेस स्टार्ट है संस्कृत चंद्रा के। इस नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, अपनी जानकारी, अपनी क्वेरी इस पर देना है। और सीटेट का रिवीजन क्लास स्टार्ट है। सीटेट के लिए भी आप क्लास ले सकते हैं। दिसंबर वाला सीटेट आएगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। लेते हैं आपसे विदा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सहयोग कि आप लगातार बने रहे हमारे मैराथन क्लास में। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।